एरन यीगर स्काउट रेजिमेंट का पहला एक मेंबर था और अटैक ऑन टाइटन का मेन प्रोटैगनिस्ट है। ग्रिशा और कार्ला यीगर का अकलौता बेटा और जीक यीगर का छोटा पैटर्नल हाफ ब्रदर है और करेंटली अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन और वॉर हैमर टाइटन का होल्डर है। एरन शिगान शीनाउ डिस्ट्रिक्ट में पैदा और बड़ा हुआ, जो वॉलमारिया के सदर्न डिस्ट्रिक्ट पर लोकेटेड है। वो वहाँ तक रहता था जब तक साल 845 में कोलोसल और आर्मर्ड टाइटन्स ने वॉल को तोड़ दिया, जिससे टाइटन्स ने हमला करके शहर को तबाह कर दिया। इस इवेंट के दौरान एरन ने अपनी मदर को एक स्माइलिंग टाइटन के हाथों खाते हुए देखा। इस इवेंट ने एरन में टाइटन्स के लिए एक गहरी नफरत को जगा दिया और उसने कसम खाई कि वो सारे टाइटन्स को दुनिया से मिटा देगा। कुछ ही वक्त बाद उसके फादर ग्रिशा येगर ने उसे ढूंढा और उसे अपने बेसमेंट की चाबी दी, ये समझाते हुए कि एरन को हर हाल में बेसमेंट ढूंढना है और वॉलमारिया को दोबारा हासिल करना है। फिर उसने एरन को एक टाइटन इंजेक्शन लगाया। 2 साल बाद एरन अपने 2 दोस्त मिकासा अकरमैन और आर्मिन आर्लेट के साथ 104th कैडेट कॉर्प्स में शामिल होता है। तीनों कामयाबी के साथ ग्रेजुएट होते हैं, जहां एरन 5th बेस्ट कैडेट रैंक करता है और वो स्काउट रेजिमेंट में शामिल होते हैं ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में हुए स्ट्रगल के बाद। बेसमेंट ढूंढने पर और अपने फादर की मेमोरीज को अनलॉक करने से एरन टाइटन्स की सच्चाई जान जाता है, इसके साथ साथ एल्डिया और मार्ले की हिस्ट्री को भी। एरन फिर अपने घर को असली दुश्मनों से आज़ाद करने का वादा करता है, बाकी की सारी इंसानियत से जो समंदर की दूसरी तरफ रहती है। एरन फिलहाल 3 टाइटन्स की पावर रखता है। एरन को अपने फादर से अटैक और फाउंडिंग टाइटन्स विरासत में मिला था। लाइबेरियो पर रेड के दौरान लारा ताइबोर को खाने के बाद उसने वॉर हैमर टाइटन को भी हासिल किया। दी अमाकी में आने का शुक्रिया। शुरुआत से पहले हम रोज नए वीडियोस पब्लिश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दी अमागी की पहुंच इस चैनल तक नहीं। अगर आप हमारे फैंस हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करें। द फॉल ऑफ शिगानशीना आर्क। मिकासा के इंटरप्ट करने से एरन एक नाइटमेयर से निकल आता है। वो फिर शहर में घूमते हैं और वॉल्स के अंदर कैटल की तरह रखे जाने पर एरन अपना गुस्सा बयान करता है। स्काउट रेजिमेंट में शामिल होने का इरादा बताते हुए मिकासा उसे डांटती है और उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और बाद में अपने पेरेंट्स को उसका बता देती है। कार्ला हैरानी और गुस्से में आ जाती है, कहती है कि वो उसे स्काउट्स में शामिल होने नहीं देगी क्योंकि उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। वो ग्रिशा से एरन को समझाने का कहती है, लेकिन ग्रिशा उसके ऑब्जेक्शन को इग्नोर करता है और ये कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए एक सफ़र पर जा रहा है और जब वापस आएगा वो एरन को उनके घर के बेसमेंट में जो कुछ हिडन है वो दिखाएगा। इस बात पर खुशी से एरन अपनी मॉम और मिकासा के साथ ग्रिशा को अलविदा करते हैं। कार्ला उसे याद दिलाती है कि वो उसे स्काउट रेजिमेंट में शामिल होने नहीं देगी और उन दोनों के बीच झगड़ा होता है जब तक एरन भाग नहीं जाता। एरन और मिकासा अपने मोहल्ले के दोस्त आर्मिन आर्लेट को परेशान करने वाले पुलिस को डराकर भगा देते हैं। एरन आर्मिन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन आर्मिन उससे इनकार कर देता है और खुद को डिफेंड करने की एबिलिटी पर मायूसी जाहिर करता है और एडमिट करता है कि वो कमज़ोर है। तीनों शिगानशीना में घूमते हैं और नदी के किनारे बैठ जाते हैं, जहां एरन आर्मिन को अपने स्काउट रेजिमेंट में शामिल होने का इरादा बताता है। अचानक बिजली चमकती है और ज़मीन का हिलना शुरू हो जाता है। तीनों दूसरे शहरियों के साथ मोहल्ले के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, जहां वो सब खौफ में वॉलमारिया से भी बड़ा एक टाइटन देखते हैं। वो टाइटन वॉलमारिया के गेट में लात मार के एक होल बना देता है, जिससे टाउन में बहुत ज़्यादा रबल और तबाही फैल जाती है। एरन और मिकासा घर की तरफ जल्दी से भागते हैं। जैसे ही टाइटन डिस्ट्रिक्ट में एंटर होने लगते हैं, जब वो पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनके घर को एक बड़े पत्थर ने पीस दिया है और उनकी मॉम रबल के नीचे फंसी हुई है। वो कहती है कि रबल ने उनकी टांगों को दबाया हुआ है और वो हिल नहीं सकती, लेकिन एरन जिद करता है कि वो उसे सेफ्टी तक ले जाएगा। जब वो बहस करते हैं, एक टाइटन उनके घर की तरफ आ रहा होता है। एक गैरिजन के मेंबर हानिस पहुंचता है और कार्ला उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो बच्चों को लेकर भाग जाए। हानिस टाइटन को मारने और कार्ला को बचाने के लिए भागता है,
लेकिन जल्द ही अपना फैसला बदलकर वो एरन और मिकासा को लेकर भाग जाता है। जब हानिस उन दोनों को अपने कंधों पर उठाकर भाग रहा होता है, एरन अपनी मॉम को टाइटन के हाथों खाते हुए देखता है। जब शिगानशीना की इवैक्यूएशन शुरू होती है, मिकासा, एरन और हानिस एक एली में पहुंचते हैं और कार्ला को छोड़े जाने की वजह पर एरन हानिस को मारना शुरू करता है। हानिस कहता है कि वो उसकी मॉम को बचा नहीं सकता था क्योंकि उसमें हिम्मत तो थी लेकिन ताकत नहीं थी, और असलियत में हानिस में ताकत तो थी पर हिम्मत नहीं थी। टाइटन से बड़े शहर से निकलकर हानिस एरन और मिकासा को बोट पर छोड़ देता है। वहाँ एरन और मिकासा एक आर्मर टाइटन को शिगनशीना के बैक गेट का तबाह करते हुए देखते हैं। एरन, आर्मिन और मिकासा को बोट पर चढ़कर रवाना होना पड़ता है। जब एरन को ये समझ आता है कि वो अब कभी घर वापस नहीं जा सकता, वो हर टाइटन को ख़त्म करने की कसम खाता है। वॉल मारिया के गिरने के बाद ग्रिशा एरन को ढूंढकर उसे पास के फॉरेस्ट में ले जाता है। ग्रिशा एरन को वॉल मारिया को वापस हासिल करने का कहता है और उसे बेसमेंट की चाबी देता है, और फिर बाद में उसे टाइटन इंजेक्शन लगाता है जो उसे पूरा टाइटन बना देता है। एरन इंस्टिंक्टिवली अपने फादर को खा लेता है जिससे उसे टाइटन की पावर मिल जाती है। ह्यूमैनिटीज कमबैक आर्क। वॉल मारिया के गिरने के बाद एरन, मिकासा और आर्मिन कुछ वक्त तक एक लैंडफिल में रहते हुए फार्म पर काम करते हैं जब तक मिलिट्री में भर्ती होने के लिए उनको उम्र काफ़ी नहीं थी। इन 2 साल के बाद वो 104th कैडेट कॉर्प्स में अपने पहले दिन की शुरुआत ग्राउंड ट्रेनिंग में करते हैं। कमांडेंट कीथ शेडेस ने उनके राइट ऑफ पैसेज के हिस्से के तौर पर फ्रेश रिक्रूट्स को ग्रिल करता है। ट्रेनिंग से पहले एरन डिनर टाइम में कैडेट्स के क्राउड खींचता है और उन्हें वॉल मारिया के गिरने की घटना के बारे में बताता है। अपनी मॉम को खाए जाने की याद से उसकी सेहत खराब हो जाती है। हालात के बारे में पूछा जाने पर वो इसे अपनी ट्रेनिंग शुरू करने और स्काउट रेजिमेंट में शामिल होने के जोश की वजह समझता है और बात को टाल देता है। जॉन किर्स्टीन एरन को बीच में इंटरप्ट करता है और इसके फैसले का मजाक उड़ाता है जिससे उनके बीच लड़ाई होने लगती है। डिनर टाइम खत्म होने के बेल बजता है जिससे माहौल ठंडा हो जाता है और दोनों अपनी टकरार को छोड़ देते हैं। अगले दिन कैडेट्स ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। एरन अपने आप को स्टेडी रखने में बुरी तरह फेल होता है जिस वजह से वो आर्मिन और मिकासा से एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग लेता है। वो खुद को बेहोश कर देता है और डिनर में दूसरे कैडेट्स उसकी परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाते हैं। वापस डोर में कॉनी और जॉन कोई सजेशन नहीं देते तो एरन रेनर ब्राउन और बर्ट होल हूवर से मदद के लिए मिलने जाता है। पहले तो वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं लेकिन फिर ग्रुप अपने वॉल मारिया के गिरने के दौरान की सिमिलर एक्सपीरियंस से गुजरने की वजह से करीब हो जाते हैं। तीनों आपस में टिप्स एक्सचेंज करते हैं और दोस्त बनकर सोने जाते हैं। शेरिस एरन को लैंडफिल्स भेजने से पहले ओडियम टेस्ट क्लियर करने की एक आखिरी मौका देता है। शुरुआत में लगता है कि एरन अपने बैलेंस बनाए रख सकता था लेकिन जल्दी ही वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और गिर जाता है। शेरिस एरन को इक्विपमेंट थॉमस वैगनर के साथ बदलने के लिए कहता है और एरन को पता चलता है कि वो आसानी से अपना बैलेंस बनाए रख सकता है, और शेरिस बताता है कि वो इक्विपमेंट वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था वो एक्चुअली खराब था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान एरन रेनर से कहता है कि उससे ज़रूरी नहीं लगता और कहता है कि दूसरे इंसान के हमले में लड़ने के बजाय भाग जाना ज़्यादा समझदारी है। रेनर उसे इस एटीट्यूड के लिए डांटता है और एरन को एनी की तरफ इशारा करता है जो खुद भी सुस्ती दिखा रही होती है। रेनर से असरअंदाज होने पर एरन एनी पर अपनी मॉक नाइफ से हमला करने की कोशिश करता है उसे सजा देने के लिए क्योंकि वो अपने आप को सुस्त दिखा रही होती है, लेकिन वो जल्दी अपने अनकन्वेंशनल फाइटिंग स्टाइल से एरन को डिसआर्म कर देती है। वो रेनर और एरन की आसानी से हरा देती है और एरन एनी की स्किल से असरअंदाज होकर पूछता है कि उसको किसने ट्रेनिंग दी है। वो हैरान हो जाता है कि जब एनी उसे मिलिट्री की खामियों पर लेक्चर देना शुरू करती है और बताती है कि मिलिट्री अपने सबसे टैलेंटेड कैडेट्स को टाइटन से बहुत दूर की पोजीशंस देती है जहां उनके स्किल्स किसी काम नहीं आएंगे। एनी की बातें एरन को परेशान करती रहती हैं जो कैडेट्स के ख्याल से नाराज़ हो जाता है कि वो सिर्फ टाइटन से दूर रहने के लिए अपने स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन की ऐसी मेंटालिटी रखने पर एरन को उस पर गुस्सा आता है
और दोनों के बीच में फिजिकल ऑल्टरकेशन होती है। एरन आसानी से लड़ाई को ख़त्म कर देता है, एनी के मूव्स को रेप्लिकेट करके, और फिर जॉन को लेक्चर देता है अपनी ट्रेनिंग में सुस्त होने पर। कैडेट्स की ग्रेजुएशन नज़दीक आती है और एरन आखिरकार 104th कैडेट कॉर्प्स के 10 सबसे बेहतरीन कैडेट्स में एक बन जाता है। ग्रेजुएशन के बाद उसे वॉलरोस के ऊपर के कैनन साफ करने का काम साशा, कॉनी और कुछ और कैडेट्स के साथ दिया जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि कोलोसल टाइटन्स जो पीछे 5 सालों से नजर नहीं आया था वापस आ गया है। द स्ट्रगल फॉर ट्रस्ट आर्क। जब 104th कैडेट कॉर्प्स के न्यूली ग्रेजुएटेड रिक्रूट्स कैनन साफ करने के लिए वॉलरोस के ऊपर होते हैं, तब कोलोसल टाइटन्स 5 साल बाद पहली बार दिखता है। एरन अकेले टाइटन का सामना करता है, लेकिन टाइटन के काफी पास होने के बावजूद उसकी गर्दन के नेब के स्लाइस करने की करीब ही था कि वो ट्रस्ट के बाहरी गेट को गिराकर और वॉल के ऊपर कैनन्स को खत्म करने के बाद हवा में गायब हो जाता है। क्राइसिस का रिस्पॉन्स में नए रिक्रूट्स अलग अलग हिस्सों को डिफेंड करने का जिम्मा अलग अलग टीम्स में बनते हैं। उनकी घबराहट के बावजूद एरन की टीम जोश से भरी हुई आने वाली बैटल को एक मौका समझते हैं अपने सोल्जर्स बनने की स्किल सिखाने के लिए, जब तक वो स्काउट्स में शामिल नहीं हो जाते। लेकिन जब थॉमस वैगनर खाया जाता है तो सब कुछ फौरन ही खराब हो जाता है। गुस्से से भरे हुए एरन टाइटन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा टाइटन उसकी टांग को काट कर उसे क्रिपल कर देता है। एरन खुद को बचाने के लिए वक्त पर होश में आता है और आर्मिन को खा जाने से बचा लेता है, लेकिन इस बीच खुद ही टाइटन के हाथों निगला जाता है। टाइटन के पेट में एरन उन मरे हुए सोल्जर्स को देखता है जिनको टाइटन ने निगल लिया था। जब वो अपना गोल याद करता है, हर जिंदा टाइटन को मारने का, उसकी तकलीफ उसको पहली बार अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने का अंजाम देती है। टाइटन के पेट से निकलने के बाद वो सभी टाइटन्स पर तबाही मचाता है जो भी उसकी नजरों में आता है। इस प्रोसेस के दौरान वो अनजाने में मिकासा की जान दूसरे टाइटन से बचा लेता है। आर्मिन, कॉनी और मिकासा एरन को बेट बनाते हैं ताकि वो दूसरे टाइटन्स को ध्यान स्टोरेज हेडक्वार्टर से दूर कर सके और वो उधर पड़े कंप्रेस्ड गैस को इस्तेमाल करके ओडियम गेयर को चला सके। आखिरकार एरन की एनर्जी खत्म हो जाती है और उसे टाइटन्स घेर लेते हैं। थॉमस को मारने वाले टाइटन्स का नज़ारा एरन को इतना हौसला देता है कि वो अपने ऊपर बैठे हुए टाइटन्स को हटाकर उस टाइटन को मार देता है, उसकी गर्दन काट के। जैसे ही मैसेकर ख़त्म होता है, एरन ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी ह्यूमन फॉर्म उसको टाइटन फॉर्म के पीछे गर्दन से निकालता है। सब देखने वालों को चौंका देते हुए उसे मिकासा बेबसी से वापस लेती है। जब एरन होश में आता है, वो खुद को आर्मिन और मिकासा के साथ मिलिट्री फोर्स से घेरा हुआ पाता है, जिन्होंने उसकी पावर की वजह से उसको एक पॉसिबल थ्रेट के तौर पर मार डालने का फैसला किया है। लड़ाई के दौरान होश में हेजी मेमोरीज की वजह से एरन उनको सवालों का सही से जवाब देने में नाकाम होता है और वो एक कैनन को एरन और उसके दोस्तों पर चला देता है। एरन अपने दोस्तों को अपने साथ पकड़कर अपना हाथ काट लेता है, जिससे वो उससे पार्शली एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कैनन को टाइटन के हाथ से रोक देता है। कैनन को दोबारा भरने के दौरान एरन मिकासा और आर्मिन को बताता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दीवार के ऊपर से गुजरकर अपने फादर के बेसमेंट तक खुद ही पहुंचे। मिकासा और आर्मिन दोनों इस फैसले के इतराज़ करते हैं और एरन को कहता है कि अगर आर्मिन उन सोल्जर्स को कन्विंस कर सकेगा उसका कत्ल ना करने पर, तो फिर उनके साथ रह लेगा। आर्मिन की रिक्वेस्ट सोल्जर्स नहीं सुनते जो उन्हें घेरे हुए होते हैं, लेकिन कमांडर डॉक पिक्सिस के पहुंचने पर वो उनको मौत से बचाता है और उनकी मदद करता है। पिक्सिस तीनों को वॉलरोस के ऊपर ले जाता है और पर्सनली एरन उससे सवाल करता है। एरन का जवाब पिक्सिस को सेटिस्फाई करता है और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाकर एरन की पावर का इस्तेमाल करके ट्रस्ट को वापस हासिल करने के लिए एक प्लान तैयार करता है। एरन के लिए एक प्लान बनाया जाता है जिसमें वो अपनी टाइटन फॉर्म को इस्तेमाल करके ट्रस्ट के गेट को एक बोल्डर के साथ रीसील करेगा जो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसफॉर्म होते हैं। एरन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और मिकासा पर हमला करने लगता है, फिर वे खुद ही में बेहोश हो जाता है। जब वो रीजनरेट नहीं हो पाता तो ये मिशन नाकाम करार दिया जाता है। आर्मिन सीन पर पहुंच जाता है और मिकासा को समझाता है कि वो टाइटन से लड़ने में मदद करे। जब वो एरन तक जाने की कोशिश करता है
आर्मिन टाइटन के गर्दन में स्लाइस करके और उसकी ह्यूमन बॉडी तक पियर्स करता है। एरन को हल्का सा जगाता है। आर्मिन एरन को उनकी दुनिया का एक साथ देखने की ख्वाहिश याद दिलाकर एरन को वापस लाता है, जिसकी वजह से एरन को याद आता है कि वो स्काउट रेजिमेंट्स में शामिल होना चाहता था और सभी टाइटन्स को ख़त्म करना चाहता है। एरन पत्थर का साथ लेकर वॉल में खुला हुआ होल भर देता है। वो अपनी ताकत ख़त्म करके अपने टाइटन फॉर्म से बाहर निकलता है और फिर उनके ग्रुप के पीछे से 2 टाइटन्स आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन लीवाई वक्त पर पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। ईव ऑफ द काउंटर अटैक आर्क। ट्रॉस के इवेंट्स के बाद एरन को मिलिट्री पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है और उसे रॉयल कैपिटल के कोर्ट रूम के नीचे डंजियन प्रिजन सेल में जंजीरों से बांधकर रखा जाता है। वहां उसकी मुलाकात कमांडर एरविन स्मिथ और कैप्टन लीवाई से होती है। एरन के टाइटन्स को मारने का मकसद सुनने के बाद लीवाई कहता है कि वो उसे स्काउट रेजिमेंट्स में शामिल करेगा। एरन को वहां कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। फिर स्काउट रेजिमेंट्स के मेंबर्स दोबारा उसे कोर्ट रूम तक ले जाते हैं, जहां उस पर मुकदमा किया जाता है और साथ ही प्रीमियर डेलिस जकरी उसके सामने मौजूद होते हैं। उसके मुकदमे के दौरान मिलिट्री पुलिस और ऑर्डर ऑफ द वॉल्स एरन को डाइसेक्ट और एग्जीक्यूट करने का कहती है, जबकि स्काउट रेजिमेंट उसकी पावर को इस्तेमाल करके स्काउटिंग मिशंस में अपने फायदे के लिए आर्ग्यू करते हैं। एरन का एक आउटबर्स्ट के बाद लीवाई उसे बुरी तरह मार के साबित करता है कि एरन उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। एक टेस्ट मिशन के बाद एरन का फेट डिसाइड किया जाएगा, जिसमें वो स्काउट रेजिमेंट के साथ एक मिशन पर जाएगा। उसके बाद एरविन उसकी कोऑपरेशन के लिए उससे शुक्रिया अदा करता है। स्काउट रेजिमेंट में शामिल होने के बाद एरन को लीवाई के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड में साइन किया जाता है और उसे एक अबैंडन कैसल में भेजा जाता है, जो पहले स्काउट रेजिमेंट के ऑपरेशंस का बेस हुआ करता था। वहां पर लीवाई उसे सफाई का काम सौंप देता है और साथ ही स्क्वाड लीडर हांजी जोई के टाइटन एक्सपेरिमेंट्स में मदद करने है। एरविन की टाइटन एबिलिटीज के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ट्रांसफॉर्म होने से पहले एरन को एक कुआं में उतारा जाता है, सबकी सेफ्टी के लिए कि अगर वो कंट्रोल खो बैठे। लेकिन एरन अपने टाइटन एबिलिटीज को एक्टिवेट नहीं कर पाता। उसे आखिरकार वापस ऊपर ले आते हैं और उसके जख्मों की मरम्मती लीवाई के स्क्वाड मेंबर्स करते हैं, जो अच्छा महसूस करते हैं ये जानकर कि वो टाइटन नहीं बन सकता। लेकिन जब गिरे हुए चम्मच को उठाता है अपनी चोट लगे हाथों से, तो वो गलती से अपनी टाइटन एबिलिटी को ट्रिगर कर देता है एक पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन में, जो एक छोटी सी एक्सप्लोजन में टाइटन का हाथ बनता है। लीवाई का स्क्वाड एरन को घेर लेता है, उसे डिमांड करते हुए कि वो साबित करे कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है, और ये सिचुएशन को लीवाई और हांजी डिफ्यूज करते हैं। इंसिडेंट के बाद हांजी की डिडक्शंस की मदद से एरन को पता चलता है कि टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसको चोट लगने के अलावा माइंड में एक क्लियर गोल रखना होता है। जब वो लीवाई के स्क्वाड के साथ होता है, एरन अपने 104th कैडेट कॉर्प्स के कुछ क्लासमेट्स से मिलता है जो स्काउट रेजिमेंट में शामिल होने का फैसला कर चुके होते हैं। एरन को उनमें से जॉन को देखकर हैरत होती है और उससे जॉन की तरफ से ह्यूमैनिटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लेक्चर मिलता है। द 57th एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन आर्क। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद एरन और स्काउट रेजिमेंट्स 57th एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन पर निकलते हैं। वॉल्स की सेफ्टी को छोड़कर स्काउट्स लॉन्ग डिस्टेंस एनिमी स्काउटिंग फॉर्मेशन अज्यूम करते हैं, जिसमें एरन फॉर्मेशन के सेंटर में पोजीशन होता है, जो सबसे सेफेस्ट है। जल्द ही एरन को ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है सफ़र में, जब उसके स्क्वाड की फॉर्मेशन के राइट विंग की तबाही की खबर मिलती है और वो काली फ्लेयर्स देखता है, जबकि उनकी पोजीशन फॉर्मेशन में सबसे सेफेस्ट है। जल्द ही स्काउट्स फॉरेस्ट ऑफ जाइंट ट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। स्काउटिंग फोर्स की सेंट्रल कॉलम, जिसमें एरन और लीवाई के स्क्वाड भी शामिल होते हैं, को बताया जाता है कि वो फॉरेस्ट में एंटर करें, जबकि बाकी सोल्जर्स को फॉरेस्ट के किनारे गार्ड करना होता है ताकि वो कोई भी टाइटन फॉरेस्ट में एंटर ना कर सके। जंगल में एंटर होने के कुछ समय बाद स्क्वाड लीवाई एक इंटेलिजेंट फीमेल टाइटन से घेरा जाता है, जो आसानी से पीछा करने वाले सोल्जर्स को सफाया कर देती है। सोल्जर्स के एक एक करके मरते देखकर एरन फीमेल टाइटन से लड़ने के लिए अपनी टाइटन एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। लीवाई उससे इजाज़त दे देता है, लेकिन एरन को याद आता है कि जब उसने गलती से अपने टाइटन पावर को इस्तेमाल किया था, तब लीवाई और उसके स्क्वाड का ऊपर भरोसा था, इसलिए वो अब अपनी टीम पर भरोसा करने का फैसला करता है। जब फीमेल टाइटन एरन को पकड़ने के कुछ इंच करीब थी, तब वो स्काउट्स द्वारा रखे गए एक ट्रैप से अम्बुश हो जाती है।
एरन और उसकी टीम के बाकायदा मेंबर्स लेवाई को छोड़कर फॉरेस्ट से निकलते हैं, भरोसे के साथ कि टाइटन पकड़ लिया गया है और उसकी ह्यूमन फॉर्म की पकड़ भी हो गई है। लेकिन ये सब गलत साबित होता है जब फीमेल टाइटन की पहचान ना होने वाली ह्यूमन गंथर को मार देता है और फिर से टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बाकी 3 टीम के मेंबर्स एरन को कहते हैं कि वो आगे बढ़े, जबकि वो फीमेल टाइटन पर हमला करते हैं। एरन ने उनके साथ रहने और लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उससे फिर मना करके दोबारा लौटने का कहा जाता है। 3 सोल्जर्स फीमेल टाइटन को अंधा करने में कामयाब होते हैं और उसकी बाहों को क्रिपल कर देते हैं। लेकिन जब फीमेल टाइटन उनकी उम्मीद से जल्दी आंख रीजनरेट कर लेती है और उनको मार देती है, ये देखकर एरन पछतावे से भरा होकर आखिर में अपना टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फीमेल टाइटन से लड़ाई में जुट जाता है। हालांकि शुरुआत में कमज़ोर हुई फीमेल टाइटन के खिलाफ एरन के पास एडवांटेज था। एरन फिर सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देता है और लड़ाई हार जाता है। मिकासा फरार करने वाली फीमेल टाइटन का पीछा करती है और लेवाई की मदद से एरन को बचा लेती है। स्काउट रेजिमेंट वॉलरोस में हार के साथ लौट आती है। फीमेल टाइटन को पकड़ने का प्लान की नाकामी और कई सोल्जर्स की जान का नुकसान होने पर प्लान की नाकामी की वजह से एरन को वॉल्सीना में मिलिट्री को हैंडओवर करने का ऑर्डर किया जाता है। असॉल्ट ऑन स्टोहेस आर्क। एरन को मिलिट्री के हवाले करने से पहले कमांडर एरविन उनके एक प्लान के बारे में बताता है। प्लान फीमेल टाइटन को पकड़ना है, जिसने आर्मिन ने शक किया है कि वो कोई और नहीं बल्कि एनी लियोनहार्ट है। एरन शुरू में हैरत और गुस्से में होता है और उसको समझाना मुश्किल होता है कि उनके साथियों में से कोई भी धोखा दे सकता है। लेकिन जब मिकासा उसे फॉरेस्ट में फीमेल टाइटन के साथ होने वाली लड़ाई की याद दिलाती है, तब एरन को एहसास होता है कि एनी का फाइटिंग स्टाइल फीमेल टाइटन से बिल्कुल मिलता है। वो हिचकिचाते हुए एनी को धोखेबाजी को मानता है और उसे कैप्चर करने के लिए मिशन में शामिल हो जाता है। जब आर्मिन एनी को राजी करता है कि वो एरन के साथ शहर से बाहर ले जाने में उनकी मदद करे, वो एनी को अंडरग्राउंड टनल के एंट्रेंस की तरफ ले जाते हैं, लेकिन एनी आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। एरन की अपील के बावजूद कि वो उनको ज्वाइन करे और अपनी आप को बेकसूर प्रूफ करे, एनी अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसे बचाने के लिए एरन, मिकासा और आर्मिन को मजबूरन अंडरग्राउंड टनल में जाना पड़ता है। प्लान के मुताबिक एरन अपनी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी की धोखेबाजी पर उसको यकीन न आने पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। जबकि स्काउट रेजिमेंट फीमेल टाइटन को पकड़ने में जूझ रही होती है, एरन को याद दिलाया जाता है कि उन जिंदगियों का जिनको एनी ने फीमेल टाइटन बनकर छीनी होती है और जो उसने कसम खाई थी सब टाइटन्स को ख़त्म करने की। ये एहसास एरन के शक पर काबू पाने में मदद करती है और वो अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फीमेल टाइटन के साथ दूसरी बैटल में जुट जाता है। हालांकि इस दफ़ा एरन अपने टाइटन को बेहतर कंट्रोल कर सकता है और उसके पास अपने ओपोनेंट की नॉलेज भी है, लेकिन वो फिर भी एनी के सुपीरियर फाइटिंग टेक्निक और हार्डनिंग एबिलिटी की बराबरी नहीं कर पाता। वो एनी को बिल्डिंग्स की तरफ फेंक तो देता है, लेकिन उसकी दाएं टांग एनी के हार्डन किक से उतर जाती है, जो फिर एरन को बिल्डिंग में स्लैम करके अपने हार्डन फिस्ट के साथ एरन के सर पर बार बार मारती है। एनी अचानक एरन पर हमला करना रोक देती है और वॉल की तरफ भागती है। इससे एरन को गुस्सा आता है और वो एनी को पीछा करता है। एनी अपने हार्डन फिंगर से वॉल पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एरन उसकी एक टांग पकड़ लेता है। एनी उसको किक मारकर गिरा देती है, लेकिन फिर मिकासा उसके टाइटन की उंगलियां काट देती है, जिससे एनी गिर जाती है और एरन उस पर काबू पा लेता है। वो उसका सर उतार देता है और उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिसके नतीजे में अंदर से एनी का इंसानी रूप सामने आ जाता है। लेकिन एनी को रोते देखकर एरन अपने आप को रोक देता है। इससे एनी को हार्डनिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जिसमें वो अपने आप को एक क्रिस्टल में बंद कर लेती है, जिससे उसके टाइटन की बॉडी में एरन भी मर्ज होने लगता है। एरन को लेवाई बचाता है, जो इससे उसके टाइटन से बाहर काट कर निकाल लेता है। बंद हो जाने से पहले कुछ समय बाद एरन अपने बिस्तर पर जागता है। अपनी इंजरी से रिकवर होकर उसे पता होता है कि एनी जम चुकी है और जॉन कंफर्म करता है कि उन्हें ऑपरेशन से कुछ नहीं हासिल हुआ। आर्मिन कहता है कि ये सब एरन की वजह से हुआ है। थोड़ी देर की हेजिटेशन के बाद एरन एडमिट करता है कि एनी को देखकर वो हिल नहीं सका। जब आर्मिन और जॉन चले जाते हैं, एरन मिकासा से अपनी बैटल के दौरान की फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिस पर मिकासा बताती है कि वो बस खुश है कि वो जिंदा वापस आ गया है। क्लैश ऑफ द टाइटन्स आर्क। जब वॉलरोस में ब्रीच हो जाने का पता चलता है
तो एरन उन टीम्स में से होता है जो एरिया में वॉल पर किए गए ब्रीच को सर्वे करने के लिए जाते हैं। एरमिच डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हुए एरन हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि पास्टर निक ने वॉल के अंदर रहने वाले कोलोसल टाइटन्स को सबसे छुपाया होता है और पास्टर निक को कहीं और राज भी पता हो सकते हैं। निक अपना मुंह बंद रखता है और हाँ जी, एरन को फीमेल टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटी को अपने टाइटन में रेप्लिकेट करके वॉल रोज को बंद करने का प्लान बताती है। निक से पता चलने के बाद के क्रिस्टा लेंस वॉल्स के बारे में और राज जानती होगी, एरन हांजी के स्क्वाड के साथ उत्कर्ट कैसल में फंसे हुए सोल्जर्स को बचाने के लिए रवाना होते हैं। सोल्जर्स समय पर पहुंच जाते हैं और अपने कॉमरेड्स को बचाते हैं, जिसमें स्क्वाड मीके के मेंबर्स को पहले ही मार चुके होते हैं। रेस्क्यू के दौरान एरन अपनी ह्यूमन फॉर्म में पहली बार एक टाइटन को मार देता है, लेकिन उसे डांट पड़ती है अपना कवर खराब करके अपने आप को खतरे में डालने पर। तबाही के बाद एरन उन सोल्जर्स के दरमियान है जो उत्कर्ट की मुश्किलात के बाद वॉल पर रिकवर करने के लिए होते हैं। वो यमीर की हालत उसे पूछता है और रेनर की वॉल पर चढ़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसके साथ साथ हिस्टोरिया अपनी असलियत का बताती है। आर्मिन की भी मदद करते हुए एरन उद्गत कैसल में उसके हाथ की चोट के बारे में सुनने के बाद रेनर की हालत जानता है, इस बात के साथ जो वो फीमेल टाइटन से हाथों मरने जाने को करीब था। रेनर कहता है कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहने की उम्मीद नहीं रख सकता है और ये कि उनको लड़ते रहना चाहिए जब तक वो सब वॉल मारिया के टूटे हुए हिस्सों को भर ना दें। बर्ट होल रेनर को समझाता है कि अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही वो घर वापस लौट सकेगा। हानिस खबर लेकर पहुंचता है कि वॉल में कोई होल या ब्रीच नहीं है, जिससे सबको काफ़ी हैरत होती है और एरन सवाल करता है कि क्या हानिस ने शराब तो नहीं पी हुई। जब हांजी क्रॉस डिस्ट्रिक्ट में स्टैंड बाय रहने का ऑर्डर देती है तो रेनर एरन से प्राइवेट में बात करने का कहता है। रेनर रिवील करता है कि वो आर्मर टाइटन और बर्टहोल्ड कोलोसल टाइटन है और एरन को बताता है कि अगर वो उनके होमलैंड में उनके साथ चला जाएगा तो वो वॉल पर हमला करना बंद कर देंगे। एरन याद करता है कि हांजी ने रेनर और बर्टहोल्ड को एनी के साथ मिलने का शक के बारे में पूछा था और रेनर को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो थक गया है और सही तरीके से सोच नहीं पा रहा। एरन के ना यकीन करने के जवाब में रेनर अपने हाथ पर बंधी पट्टियों को हटाकर दिखाता है कि उसकी इंजरीज रीजेनरेट हो रही हैं। मिकासा एरन की मदद करने और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रेनर और बर्टहोल्ड अपने टाइटन्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हमला कर देते हैं। रेनर एरन को पकड़ लेता है जबकि बर्टहोल्ड येमी को उठा कर ले जाता है। एरन गुस्से से भरा हुआ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। एरन और रेनर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं जबकि हांजी की फौज बर्टहोल्ड को गिराने की कोशिश करती है। एरन का गुस्सा बढ़ता जाता है जब वो याद करता है कि रेनर और बर्टहोल्ड ने कितनी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन वो ब्रूट फोर्स के बावजूद रेनर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि रेनर की टाइटन के पास आर्मर होता है। इसके बजाय वो एरन की लड़ाई की टेक्निक को इस्तेमाल करता है और रेनर के साथ लड़ते हुए एक सबमिशन होल्ड में बन जाता है। जब एरन रेनर को पकड़ता है वो एक बाजू पर प्रेशर डालता है जहाँ पे जॉइंट के आसपास का आर्मर टूट जाता है और हाथ पूरी तरह से उतर जाता है। रेनर के लाचार होने पर एरन वॉल की तरफ लौट जाता है जहाँ हांजी उसे ऑर्डर देती है कि वो रेनर की टांगों को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढे ताकि उससे पीछा किए बगैर भाग सके। एरन को रेनर का हेड ऑन हमला करने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन वो एरन को एक और सबमिशन होल्ड में फिर कैद कर लेता है। मिकासा रेनर की टांगों को काटने लगती है। एरन रेनर की गर्दन पर प्रेशर लगाना शुरू करता है जिससे उसका आर्मर टूटने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़कर रेनर को बाहर निकालने लगता है, रेनर धारना शुरू कर देता है जिससे बर्टहोल्ड को टाइटन वॉल के ऊपर से रोल होकर उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। एरन और येमीर को रेनर और बर्टहोल्ड फॉरेस्ट ऑफ जाइंट ट्रीज में ले जाते हैं। एरन अपने हाथों को खो देने के बावजूद अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन येमीर उसे बताती है कि उसे उसकी बॉडी पहले ही बहुत ज़्यादा ताकत खर्च चुकी है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। जब येमीर रेनर और बर्टहोल्ड से 20 टाइटन के बारे में सवाल करती है, एरन चुपचाप होकर दुखी हालात में सुनता रहता है। जैसे ही रेनर बताता है कि ह्यूमैनिटी को टाइटन्स के खिलाफ लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, वो दोनों एरन और येमीर को अपने साथ शामिल होने का मौका देते हैं ताकि वो अपने प्यारों को बचा सकें। एरन गुस्से से इनकार करता है और रेनर और बर्टहोल्ड को जिम्मेदार ठहराता है कि उन दोनों की वजह से उसने सख्त
मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एरन अपने कैद रखने वालों के खिलाफ जोर से रेजिस्ट करता है, जिससे रेनर उसे बेहोश करने पर मजबूर हो जाता है। एरन को बेहोशी की हालत में बर्ट होल्ट की पीठ पर बांध दिया जाता है और उसे लेकर चल पड़ते हैं। एरन स्काउट्स के रेस्क्यू अटेम्प्ट के दरमियान जागता है और फौरन अपने कैद करने वालों के खिलाफ फिर से रेजिस्ट करना शुरू कर देता है और उनसे एरन खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है। प्योर टाइटन्स जो रेनर पर हमला शुरू कर देते हैं और रेनर मजबूर हो जाता है कि वो एरन और बर्ट होल्ट को ढकने के बजाय अपने हाथ का इस्तेमाल करे, जिससे वो दिखाई दे जाते हैं और मिकासा इस मौके का इस्तेमाल करके बर्ट होल्ट पर हमला कर देती है। जब वो आगे बढ़ती है, बर्ट होल्ट बच निकलता है और एरन कोशिश करता है कि मिकासा को उसके पीछे आने वाली टाइटन की तरफ चेतावनी दी जाए। आर्मिन बर्ट होल्ट का ध्यान हटाता है, जिससे एरन को काफ़ी वक्त मिल जाता है कि वो एरन को कैद से आज़ाद कर सके। मिकासा फिर उसको पकड़ लेती है और वो घोड़ों पर उतरते हैं। जब वो भागते हैं, एक बड़ा टाइटन उड़ता हुआ फेंका जाता है और धूल और मिट्टी और एक बड़ा धमाका बनाता है। इससे कई सोल्जर्स के घोड़े गिर जाते हैं, जिनमें एरन और मिकासा भी शामिल होते हैं। जब दोनों खुद को उठाते हैं तो वह घबरा कर देखते हैं कि कार्ला को खाने वाले टाइटन उनके पास आ रहा है। हानिस एरन और मिकासा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो टाइटन के ध्यान हटाता है, एरन मिकासा को कहता है कि उसे आज़ाद करे, जानते हुए कि अब सिर्फ वही सब कुछ रोक सकता है। लेकिन जब वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, जो कि वो नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा होता है। जब हानिस खाया जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है कि ये सोचकर कि कुछ भी नहीं बदला। जब वो 10 साल का था तो अपनी मॉम को नहीं बचा सका था, अब ना ही हानिस को। मिकासा उसे समझाने की कोशिश करती है। एरन को कहती है कि उसने उससे ज़िंदगी जीना सिखाया है और अपने मफलर को, जिससे वो हमेशा पहनती है, उस पर बांधने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। नई हिम्मत से बढ़ते हुए एरन मिकासा से वादा करता है कि वो जितनी बार भी ज़रूरत पड़े वो उसके मफलर को इसके इर्द गिर्द बांधेगा। बेबस कोशिश में एरन स्माइलिंग टाइटन के पास आते हुए हाथ पर मुक्का मारता है। एरन चिल्लाता है और एक टाइटन स्माइलिंग टाइटन पर हमला कर देता है। उनके आसपास जो टाइटन सोल्जर्स से लड़ रहे होते हैं, वो पलटकर स्माइलिंग टाइटन की तरफ दौड़ते हैं, उससे घेर कर खा जाते हैं। एरन इस मौके का फ़ायदा उठाते थे मिकासा को अपने कंधे पर उठाकर भागता है। जब रेनर और बर्ट होल्ट उनका पीछा करता है, वो फिर से चिल्लाता है और टाइटन्स उन पर हमला करने के लिए पलट जाते हैं। एरन बाकी के बचे गए सोल्जर्स के साथ ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि स्काउट रेजिमेंट्स ने उसे बचाने के लिए अपने आधे खास सोल्जर्स को खोया है। वापसी पर किसी की जान नहीं जाती। आर्मिन और जॉन की थ्योरी होती है कि ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि एरन किसी तरह टाइटन्स के कंट्रोल कर पाया था। एरन इरादा बनाता है कि वो टाइटन्स को कंट्रोल करना सीखेगा, वॉलमारिया को सील कर देगा और रेनर को सजा दिलवाएगा उन सब जानों के लिए जो उसकी वजह से खोई गए हैं। रॉयल गवर्नमेंट आर्क। कुछ समय के बाद एरन और एस्टोरिया नाइट स्क्वाड लीवाई के साथ फॉरेस्ट में एक आइसोलेटेड कैबिन में सेफगार्ड करके रखे जाते हैं। लीवाई के आने से पहले एरन बेचैनी के साथ उनके हाइडआउट को साफ करने की कोशिश करता है और जॉन को सुस्ती के साथ काम करने पर डांटता है। जब लीवाई पहुंचता है, उनकी साफ सफाई से बिल्कुल खुश नहीं होता, जिस पर एरन मायूस होता है। उस बहस को बात के लिए रोककर लीवाई अपने स्क्वाड को लेकर हांजी के एक्सपेरिमेंट्स की मदद करने के लिए निकलता है, जहां एरन की टाइटन पावर्स को एग्जामिन किया जाएगा। एरन हांजी के एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेता है, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती। वो नाकाम रहते हैं अपनी हार्डनिंग एबिलिटी को दिखाने में और कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद वो एक छोटा मैलफॉर्म टाइटन बॉडी के साथ कोलैप्स हो जाता है। हांजी और मिकासा एरन को उसके टाइटन से अलग करते हैं और नोट करते हैं कि उसका चेहरा डिसफिगर्ड होता है, जिधर से वो टाइटन की बॉडी में जुड़ा होता है। एक पूरा दिन आराम करने के बाद एरन कैबिन के किचन में आता है और निराश होने का इजहार करता है क्योंकि वॉल की मरम्मत का प्लान उसकी वजह से रोक दिया गया है। कुछ देर बाद एस्टोरिया उसे बताती है कि किसी गोल का होना अच्छा होता है, चाहे वो मुश्किल से हासिल क्यों ना हो। जबकि यमीर गई है तो उससे कोई आइडिया नहीं है कि अब वो क्या चाहती है। एरन खुश होता है कि एस्टोरिया फिर से बात करने लग गई है, लेकिन वो सॉरी करती है कि अब वो गुड गर्ल क्रिस्टान नहीं रही जिसे सब जानते थे। एरन कहता है कि वो उसके पहलेपन को पसंद नहीं करता था, जिसे वो फोर्स्ड और अननेचुरल समझता था। एरन उसका ये एटीट्यूड पसंद करता है अब जब वो नॉर्मल और ऑनेस्ट है। जैसे वो यमीर को याद करता है, उसको यमीर और बर्ट होल्ट के दरमियान एक बात याद आती है।
पास्टर निक के कत्ल की खबर सुनने के बाद लीवाई एरविन की तरफ से एक मैसेज पढ़ता है और सबको कैबिन से बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। बाहर लीवाई बताता है कि गवर्नमेंट ने वॉल्स के बाहर के स्काउट रेजिमेंट की सारी एक्टिविटीज को बंद कर रही है और एरन और एस्टोरिया की कस्टडी मांग रही है। ट्रॉस की तरफ जाने से पहले एरन हांजी को एक मैसेज देता है जिसमें उसने यमीर और बर्ट होल्ट के बीच बात की डिटेल लिखी होती है। एरन और एस्टोरिया एक साथ इनक्लोज वैगन में होते हैं जिसे केजी चला रहा होता है। इसके साथ लीवाई की एक डिकॉय स्ट्रैटेजी होती है जिसमें जॉन और आर्मिन उन दोनों को पोस्ट कर रहे होते हैं। वैगन पर मिलिट्री पुलिस के मेंबर्स का हमला होता है जो अपनी मोबिलिटी गियर का इस्तेमाल करके वैगन की छत को फाड़ देते हैं। एरन हमला करने वाले पर एक बंदूक उठाता है लेकिन हिस्टोरिया के साथ ट्रैंकुलाइज हो जाता है। उन्हें वापस रिकवर करने के लिए लीवाई स्क्वाड की कोशिश के बावजूद दोनों किडनैप हो जाते हैं। एरन जब जागता है उसको एक बड़े क्रिस्टलाइन कैबिन में जंजीरों के साथ बांधकर और मुंह बंद करके एक ऊंचे प्लेटफॉर्म में रखा गया होता है। जैसे ही वो अपने आप को आज़ाद करने के लिए कोशिश कर रहा होता है वो नीचे से हिस्टोरिया को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है। वो खुश होता है उसको सेफ देखकर और हिस्टोरिया उसे यकीन दिलाती है कि उसके फादर को गलत समझा गया है और उसे इस तरह इसलिए एक्ट किया जो ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद था। एरन को वो कैबिन पहचानने लगता है और रॉड मशवरा देता है कि वो और हिस्टोरिया एरन की पीठ पर हाथ रखें ताकि उसको याद दिलाने में मदद हो। और जब वो रखते हैं तो एरन अपने फादर ग्रिशा की मेमोरीज को देखना शुरू करता है और हैरत में पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने अपने फादर को खाया है। जब तीनों अकेले होते हैं रॉड एक सैचल खोलता है और उसमें से एक सिरिंज निकालता है जिसे एरन देखकर काफ़ी परेशान होता है क्योंकि ये वही है जो उसके फादर ने उस पर इस्तेमाल की थी। रॉड समझता है ये फाउंडिंग टाइटन की पावर्स से वही पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है जो रीस फैमिली का मेंबर हो। केनी रॉड के अल्फाज सुनता है जैसे ही वो वापस जा रहा था और परेशान होता है ये जानकर कि वो फ्रीडा की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एरन को खाने के बाद भी ये चाहते हुए कि एरन और हिस्टोरिया आपस में फ्रीडा की पावर के लिए लड़े, केनी सेफ डिस्टेंस पर जाने से पहले एरन के माथा काट देता है ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन एरन अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि फ्रीडा टाइटन्स को ख़त्म कर सकती थी और वॉलमारिया के गिरने के बाद से होने वाले इतनी जानों को खोने से रोक सकती थी। एरन हिस्टोरिया से बेग करता है कि वो उसे खा जाए ताकि वो अपनी फैमिली की छीनी गई पावर का इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी को बचा सके। एरन की बात को सुनकर हिस्टोरिया अपने फादर को धोखा देती है और एरन को जंजीरों से आज़ाद करना शुरू कर देती है जिससे एरन हैरान और मायूस हो जाता है। जब रॉड अपने आप को टाइटन में ट्रांसफॉर्म करता है एरन हिस्टोरिया से बेग करता है कि उसके फादर को उसे खा लेने दे। हिस्टोरिया इनकार करती है और समझती है कि चाहे वो ह्यूमैनिटी की दुश्मन ही क्यों ना हो वो फिर भी एरन की दोस्त है। रॉड के ट्रांसफॉर्मेशन से बनने वाली हवा की झटके से हिस्टोरिया पीछे धक्का खाती है लेकिन लीवाई और इसकी स्क्वाड वक्त पर पहुंचकर उसे बचाते हैं और एरन की जंजीरों की चाबियां हासिल करते हैं। छत रॉड की टाइटन के आकर वजह से टूटने लगती है और स्क्वाड का रास्ता बंद हो जाता है। एरन को ये एहसास होता है कि उसके साथ सब लोग मरने वाले हैं। जैसे ही स्क्वाड भाग निकलने के रास्ते ढूंढ रही होती है एरन किसी काम ना आने के लिए माफ़ी मांगता है जिस पर लीवाई कहता है कि उसे खुद चुनाव करना होगा। लीवाई की बात सुनकर एरन एक आर्मर लेबल वाली बॉटल जो रॉड के सैचल से गिरी होती है इसको बाइट करता है और टाइटन ट्रांसफॉर्म होने के बाद एरन इसे हार्डन कर पाता है और कैबिन की स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी को रीइंफोर्स कर लेता है। स्क्वाड कैबिन से बाहर निकल आते हैं और रॉड का पीछा करती है जो कोलोसल टाइटन से भी 2 गुना बड़ा एक एबनॉर्मल टाइटन बन गया है। एरन अब भी खुद को रॉड के हाथों खाए जाने का सोचता है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके लेकिन हिस्टोरिया इस बात के सख्त खिलाफ होती है एंड कहती है कि रीस फैमिली पहले ही ब्रेन वॉशिंग ख़त्म करने की कोशिश की थी और जब रॉड को फाउंडिंग टाइटन की पावर मिल जाएगी तो वो सबकी मेमोरीज बदल ताकि वो कोई उसे गिरफ्तार ना करे। हिस्टोरिया ये कहती है कि रीस फैमिली की मेमोरीज को ऑल्टर करने की एबिलिटी को छीन लेना ही ह्यूमैनिटी को बचाने के बराबर है। जिसके बाद एरन को अपने फादर के अल्फाज याद आते हैं जिन्होंने उसे इंजेक्शन देने से पहले कहा था कि वो इस पावर को कंट्रोल करना सीखे ताकि मिकासा, आर्मिन और सबको बचा सके। वो एरविन और उसके सोल्जर्स से मिलता है और सब स्काउट्स और वुड्स डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं ताकि रॉड की टाइटन को रोक सकें। रास्ते में एरन रॉड पर चिल्लाता है और बगैर किसी कामयाबी के
हवा में पंच मारता है फाउंडिंग टाइटन को एक्टिवेट करने की कोशिश में, ताकि वो रॉड के टाइटन को कंट्रोल कर सके जिस तरह उसने प्योर टाइटन्स को कंट्रोल किया था। एरन स्काउट्स की मदद करता है और गन पाउडर की बैरल्स एक रस्सी के जल पर इकट्ठा करता है। वो हिस्टोरिया को एरविन के सामने खड़े देखकर उसे एडमायर करता है कि वो उसके मुकाबले में कितनी स्ट्रांग हो गई है। वो उदास हो जाता है कि ह्यूमैनिटी को हिस्टोरिया के बजाय उस जैसे पे दाव लगाना होगा। जब वो ऑरवुड में बच्चों को देखता है जो उसे बचपन का याद दिला देते हैं, और जब कोलोसल टाइटन पहली बार दिखा था, आर्मिन उसे बताता है कि इस बार चीजें पहले से अलग होंगी, क्योंकि इस बार वॉल पर खड़े सोल्जर्स मुकाबला कर सकते हैं। एरन अपने आप को पंच करता है अपने यूजलेसनेस के जज्बात को दूर करने की कोशिश में। जब रॉड टाइटन वॉल तक पहुंचता है और अपने आप को उठाता है, एरन अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बैरल से भरे नेट को उठाता है और उसे टाइटन के मुंह में घुसेड़ देता है, जो गन पाउडर जलाने के लिए काफी गर्म होता है। इससे टाइटन के सर और गर्दन फट जाते हैं और स्काउट्स को उम्मीद होती है कि वो उड़ते हुए गोश्त के टुकड़ों पर हमला करके नेप को तबाह कर देंगे। हिस्टोरिया को नई क्वीन बनाए जाने के बाद एरन उसे समझाने की कोशिश करता है। जब वो लीवाई को मुक्का मारने जाती है, हिस्टोरिया रुकने से इनकार करती है और लीवाई को मुक्का मारती है, लेकिन एरन और उसके साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब लीवाई मुस्कुराता हुआ इन्हें शुक्रिया अदा करता है। हिस्टोरिया क्वीन बनने के 2 महीने बाद एरन और दूसरे 104 के मेंबर्स एक ऑर्फनेज में वॉलंटियर करते हैं, जिसे हिस्टोरिया ने शुरू किया है। जब एरन हिस्टोरिया की मदद करता है, वो उसे अपने हार्डनिंग एक्सपेरिमेंट्स की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। एरन कहता है कि वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन रेनर और बर्टहोल्ड के वापस आने से पहले ट्रेनिंग को तेजी के साथ करना चाहता है। उससे पूछती है कि अगर वो फिर से मिलते हैं तो वो क्या करेगा, और एरन कहता है कि उसे उन्हें मारना होगा। एरन हिस्टोरिया के किए हुए काम की तारीफ करता है, जिससे मिकासा फौरन बातचीत में इंटरप्ट करके एरन के बोझ को उससे ले लेती है। एरन के हार्डनिंग एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक टाइटन गियोटिन तैयार किया जाता है, जिससे सोल्जर्स को बिना अपनी जान को खतरे में डाले टाइटन्स को मारने के लिए एक रीयूजेबल हथियार मिलता है। लेकिन इसके लिए मटेरियल्स बनाना एरन की बॉडी पर दबाव डालता है। जब एरन और उसके दोस्त मेस हॉल में डिनर कर रहे होते हैं, एरन को याद आता है कि यमीर से कहा था कि जब वो वॉल के बाहर एक टाइटन थी, उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर की तरह थी। वो सोचता है कि शायद एक ऐसा वक्त भी था जब वो उसकी तरह था, लेकिन उसको सिर्फ इतना ही याद है कि उसके फादर ने क्या देखा था जब एरन उसे खा रहा था। जॉन मजाक करता है कि कमांडेंट की तरफ से एक हेडबट उसकी याददाश्त वापस ला सकती है, और एरन को एहसास होता है कि उसके फादर ने जो शख्स अपनी मौत से पहले देखा था वो कमांडेंट कीथ शेडिस था। अगली सुबह एरन, आर्मिन, मिकासा, जॉन, लीवाई, हांजी और साशा कीथ के पास जाते हैं। एरन उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है और कीथ उन्हें बताता है कि वो ग्रिशा से कैसे मिला और उनके बारे में क्या जानता है। कीथ कन्फेस करता है कि वो सिर्फ एक बाईस्टैंडर है, उसके पास कोई पावर नहीं है चीज़ों को बदल सके। वॉलमारिया को वापस लेने के ऑपरेशन से एक दिन पहले सोल्जर्स खुशी में एक फीस्ट का सेलिब्रेशन मनाते हैं। जब एरन और कॉनी साशा को सब कुछ खाने से रोकते हैं, दोनों गौर करते हैं कि 3 महीनों में कितनी चीज़ें बदल गई हैं। ट्रॉस की बैटल के बाद जॉन एरन की बेइज्जती करके लड़ाई शुरू करता है और उनकी लड़ाई को आखिर में लीवाई रोक देता है। लड़ाई के बाद एरन, आर्मिन और निकासा अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। वो इस बारे में बात करते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए कितनी ज़रूरी है कि मजबूत और कमज़ोर लोग अपनी ताकत को एक साथ जोड़ें। एक गैरिजन सोल्जर को गलती से हानस समझकर निकासा सोचती है कि जब वो वॉलमारिया वापस लेते हैं, क्या वो आसान समय में वापस जा सकेंगे। एरन कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन यही वजह है कि रेनर और बर्टहोल्ड को भुगतना होगा। अगली सुबह सोल्जर्स तैयार होते हैं अपने मिशन पर निकलने के लिए। वो बहुत हैरान होते हैं जब देखते हैं कि सिविलियंस उन्हें चीयर कर रहे हैं। आखिरकार एरविन ऑपरेशन की शुरुआत का ऑर्डर देता है और एरन स्क्वाड लीवाई के साथ शिगानशीना की तरफ रवाना हो जाता है। रिटर्न टू शिगानशीना आर्क। रात को अंधेरे में पैदल चलते हुए एरन मिकासा से माफ़ी मांगता है, जो अपने घोड़े के साथ साथ उसके घोड़े को भी पकड़ के लेके जा रही होती है। लेकिन वो कहती है कि वो अपनी ताकत बचाए रखे ताकि वो वॉलमारिया को सील कर सके। एरन को ये सरप्राइज होता है कि वो अपने आप को कांपते हुए पाता है।
वो कहता है कि वो सिर्फ सर्दी की वजह से कांप रहा है, लेकिन आर्मिन इसे अश्योर करता है कि टाइटन से डर लगना आम बात है और एरिन को याद दिलाता है जब वो ट्रस्ट की बैटल में खाए जाने के करीब था। एरिन बताता है कि उसने उस दिन आर्मिन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी इसलिए दी थी क्योंकि उससे याद आया था जब आर्मिन ने पहली बार उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताया था, जिसकी वजह से उसे एहसास हुआ था कि टाइटन्स ने कितना कुछ इंसानों से छीना था। शिगानशिना पहुंचते ही स्काउट्स जल्दी से अपने ओडियम गियर के साथ वॉल मारिया पर चढ़ जाते हैं। वॉल मारिया के ऊपर जाकर एरिन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी हार्डिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके सुराग को सील कर देता है। मिकासा उसे वापस पकड़ लेती है और वॉल के ऊपर वापस ले जाती है। बाकी स्काउट्स के साथ मिलने जाते हुए हांजी एरिन की टीम को एरविन की तरफ से छोड़े गए सिग्नल फ्लेयर को देखकर वॉल की टॉप पर पोजीशंस लेने का ऑर्डर करती है। एरिन की हैरत ये है जब रेनर वॉल के अंदर से निकलता है और एक स्काउट को मार देता है, जिसके बाद लीवाई उस पर हमला करता है। जब रेनर अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एरिन को फिर से हैरत होती है जब वो शिगनशीना के किनारे पर टाइटन्स की अचानक आने वाली फौज को देखता है जिन्हें 20 टाइटन लीड कर रहा है। एरविन के ऑर्डर पर एरिन शिगनशीना में उतरता है जहां वो अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और रेनर का ध्यान खींचने के लिए बेट बनता है। रेनर को वॉल मारिया से दूर ले जाने के बाद एरिन उसका सामना करने लगता है और अपनी नई हार्डनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी फिस्ट को आर्मर से ढक लेता है। पहले तो एरिन के पास रेनर के खिलाफ अपर हैंड होता है, लेकिन फिर एरिन कुछ देर के लिए ओवरपावर्ड हो जाता है और जमीन में दबाया जाता है। वो लड़ाई पर फिर से काबू पाता है और रेनर को अपने से दूर फेंक देता है जहां हांजी की टीम को उस पर हमला कर सके। एरिन देखता है कि हांजी की स्क्वाड रेनर को अपने थंडर स्पेस से अंधा कर देती है, उसके टाइटन फॉर्म की गर्दन को फाड़ देती है और दिखने में उसे मौत के घाट उतार देती है। जब पता चलता है कि बर्ट होल नजदीक आ रहा है, हांजी एरिन और इसके साथियों को रेनर से दूर हटने का हुक्म देती है ताकि बर्ट होल के ट्रांसफॉर्म होने वाले धमाके से बच सके। जब आर्मिन बर्ट होल के साथ निगोशिएशन में नाकाम हो जाता है, बर्ट होल अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एरिन अपनी टाइटन फॉर्म को इस्तेमाल करता है अपने साथियों को ब्लास्ट से बचाने के लिए। आर्मिन जॉन को स्क्वाड का कंट्रोल सौंप देती है और एरिन जॉन के ऑर्डर पर बर्ट होल की पोजीशन से रिट्रीट करने लगता है, अपने आसपास की इमारत का इस्तेमाल करके अपने आप को छुपाता है। एरिन बर्ट होल का ध्यान वॉल मारिया और बाकी स्काउट से हटाने की कोशिश करता है। बर्ट होल उस पर ध्यान नहीं देता तो एरिन और उसके साथियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है सवाए उसका सामना करने के। एरिन के साथी बर्ट होल को घेरते हैं और एरिन उसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी एक टांग को पकड़ के उसे धक्का देकर दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्ट होल जल्दी से एरिन को मारकर वॉल मारिया के किनारे पर फेंक देता है, जिसके बाद एरिन हिल नहीं सकता। जब आर्मिन उसे जगाता है, एरिन ना चाहते हुए आर्मिन के प्लान के साथ चलता है। वो जमीन पर गिरकर ना हिल पाने का नाटक करता है और आर्मिन भी जानबूझकर हैरान होता है। एरिन अपने टाइटन फॉर्म को हार्डन करके उससे बाहर निकलता है, फिर कोलोसल टाइटन के गले की तरफ जाकर उसे गले से बर्ट होल को बाहर निकाल लेता है। जब बर्ट होल पकड़ा जाता है, एरिन आर्मिन की जली हुई बॉडी को पाता है। एरिन अफसोस करता है कि वो आर्मिन की मौत को रोक नहीं सकता। वो ज़ीक को अपने नज़दीक देखता है और उसको धमकी देता है कि अगर वो पास आया तो वो बर्ट होल को मार देगा। एरिन को हैरत होती है जब ज़ीक कहता है कि वो अपने फादर ग्रेशा की आइडियोलॉजी का गुलाम है और उसको बचाने का वादा करता है। इससे पहले एरिन उसे सवाल कर सके, ज़ीक वापस चला जाता है और लीवाई वहाँ पहुँच जाता है। जब एरिन देखता है कि आर्मिन अभी सांस ले रहा है, तो वो लीवाई से गुजारिश करता है कि वो टाइटन सीरम उस पर इस्तेमाल कर दे। लीवाई पहले तो मान जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कमांडर एरविन अभी जिंदा है, तो वो सीरम एरविन को देने लगता है। एरिन लीवाई को आर्मिन की सारी कामयाबियों को याद दिलाने की कोशिश करता है ताकि उसे बचाया जाए। लीवाई आखिरकार आर्मिन को चुन लेता है। जब आर्मिन बर्ट होल को खाकर अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है, तो एरिन और 104 आर्मिन से एक बार फिर मिल जाते हैं। जब आर्मिन जागता है, एरिन उसे सब कुछ बताता है।
जो हो चुका होता है, जिसमें बर्टहोल्ड की मौत भी शामिल है। वो हांजी, लीवाई और मिकासा उसकी बेसमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ग्रिशा की दी हुई की वहां के ताले में फिट नहीं हो रही। लीवाई दरवाजे को ठोक देता है, जिससे वो एक ऑफिस में दाखिल हो जाता है। वहां सब कुछ काफी मामूली लग रहा होता है, जब तक मिकासा ग्रिशा की डेस्क में एक की होल नहीं ढूंढ लेती है। एरिन उस ताले पर की को ट्राई करता है और वो खुल जाता है। एक ड्रॉअर सामने आ जाता है जो खाली दिख रहा है, लेकिन ड्रॉअर में एक फॉल्स बॉटम मिलता है और उससे नीचे पुरानी किताबें मौजूद होती हैं। एरिन मिकासा के साथ उनमें से एक किताब खोलता है और वहाँ एक फैमिली की तस्वीर मिलती है। तस्वीर के पीछे ग्रिशा का एक मैसेज होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये तस्वीर एक फोटोग्राफ कहलाता है और ह्यूमैनिटी अभी तक खत्म नहीं हुई। वॉल्स पर कामयाबी के साथ लौटते हुए एरिन और मिकासा को लीवाई और हांजी के ऑर्डर्स की नाफरमानी की वजह से हिरासत में रखा जाता है। अपनी सजा काटने के दौरान ग्रिशा की किताबों में लिखी हुई बातें, जैसे कि दीवारों से बाहर की दुनिया और टाइटन्स की असलियत के बारे में, एरिन आर्मिन की मदद करता है उनको वेरीफाई करने के लिए, अपनी मेमोरीज के साथ कंपेयर करके जो ग्रिशा ने उसको दी थी। उसके नाइटमेयर्स में से एक की वजह से वो रात को डर कर जाग उठता है। उसको पता चलता है कि डीना ग्रिशा की पहली बीवी है और स्माइलिंग टाइटन थी जिसने उसकी मॉम को खाया था। डिटेंशन में कुछ वक्त गुजारने के बाद एरिन और मिकासा को लीवाई और हांजी ने 10 दिन पहले ही रिहा कर दिया होता है, जो उन्हें बताते हैं कि उनकी सजा सिर्फ लोगों को मिसाल देने के लिए थी और अब शिगनशीना में हुए नुकसान और बाहर की दुनिया के बारे में नई सच्चाइयों की रोशनी में स्काउट रेजिमेंट को एक नए कोर्स को चार्ट करने के लिए उनकी मदद की ज़रूरत है। एरिन और सर्वाइवर्स बाकी की मिलिट्री के साथ एक मीटिंग अटेंड करते हैं ताकि वो शिगनशीना के मिशन और ग्रिशा की किताबों में से जो नई जानकारी मिली है उसके बारे में बात करें। मीटिंग के दौरान एरिन को अचानक एहसास होता है कि पहले वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को इसलिए इस्तेमाल कर पा रहा था क्योंकि उसने डायना फिट्ज के साथ फिजिकल कांटेक्ट किया था, जो एक रॉयल फैमिली की मेंबर है। एरिन इस जानकारी को ना बताने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि मौजूदा सूरत हाल इस तरह के कंट्रोवर्शियल आइडिया पर बातचीत करने के सही वक्त नहीं है, खास करके अगर इसमें हिस्टोरिया को एक टाइटन बनाने की ज़रूरत है ताकि वो फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल कर सके। सर्वाइविंग स्काउट्स बाद में एक सेरेमनी में शिरकत करते हैं जहां उनको शिगनशीना में उनकी बहादुरी और कामयाबी के लिए मेडल से नवाजा जाता है। सेरेमनी शुरू होने से पहले फ्लॉक फॉर्स्टर आर्मिन से सवाल करता है कि एरविन को बजाय उसे बचाने का फैसला क्यों लिया गया, जिससे एरिन को गुस्सा आ जाता है। झगड़ा शुरू होता है, लेकिन इससे पहले कि वो और ज्यादा बढ़ाए, जॉन आकर रोक देता है। एरविन फ्लॉक की बात को सही मान लेता है, लेकिन एरिन उसे तसल्ली देता है, ये याद करवा के वो अपना समुंदर को देखने वाला ख्वाब को पूरा करे। जैसे ही हिस्टोरिया उसे मेडल से नवाज रही होती है, एरविन बेसमेंट में ढूंढे जाने वाली बातों पर गौर कर रहा होता है। जब वो उसके हाथ को चूमता है, उसको अपने फादर की एक मेमोरी नजर आती है, जिसमें वो बेबस होकर फ्रीडा रीज को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फ्रीडा को फर्स्ट किंग की विल पोजेस कर लेती है। लगभग 1 साल में टाइटन गियोटीन वॉल मारिया के अंदर के सभी टाइटन्स को खत्म कर देता है। शिगनशीना डिस्ट्रिक्ट को फिर से बसाया जाता है और स्काउट रेजिमेंट 6 सालों के बाद वॉल के बाहर अपनी पहली एक्सपीडिशन रखती है। स्काउट्स एक डिफॉर्म टाइटन से मिलते हैं जो वॉल की तरफ रेंग रहा है और एरिन उस टाइटन को अपने पुराने साथी के रूप में पहचानता है। स्काउट्स उस डिफॉर्म टाइटन की ट्रेल का पीछा करते हैं जब तक कि वो पाराडी आइलैंड के किनारे तक पहुंचते हैं। स्काउट रेजिमेंट बीच तक पहुंचती है। अपने घोड़ों से उतर के वो अपने जूतों को उतार देते हैं। एरिन एक खुशी से भरे हुए आर्मिन से एग्री करता है कि समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर वो परेशान हो जाता है, ये नोट करके कि समंदर की दूसरी तरफ आज़ादी नहीं है जैसे वो पहले यकीन किया करते थे। समंदर की दूसरी तरफ दुश्मन रहते हैं और एरिन सोचता है कि क्या अगर उस समंदर के उस पार रहने वालों को मार दे तो क्या वॉल में रहने वाले इंसानों को आज़ादी मिल जाएगी। मार्ली आर्क साल 851 में पाराडी आइलैंड के खिलाफ मार्ले की तरफ से किए जाने के हमले की तैयारी में पहली स्काउटिंग शिप आती है और एरिन अपने टाइटन फॉर्म को इस्तेमाल करके शिप को पकड़कर बीच की शोर लाइन पर रख देता है। एल्डियन मिलिट्री के मेंबर्स के दरमियान एक मीटिंग में
एरन ज़ीक हीगर के बनाए हुए प्लान को सपोर्ट करता है और डायना फ्रिट्ज से मुलाकात का बताता है, जिसकी वजह से उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को एक्टिवेट किया था। वो हांजी और लीवाई एक्करमैन को समझाता है कि वो चुप रहा था ताकि हिस्टोरिया रीस की जिंदगी को खतरा ना हो। अगले 3 सालों में मार्ली ने पैराडी आइलैंड पर तकरीबन 32 स्काउटिंग शिप्स भेजे, जिसमें से सभी एरन और आर्मिन आर्लेट ने तबाह कर दिए। एक शूटिंग रेंज पर होते हुए एरन आर्मिन से पूछता है क्या उसने बर्टहोल्ड हूवर की मेमोरीज में कुछ ऐसा देखा जो उनकी मदद कर सकता है। आर्मिन सोचता है कि क्या पैराडी आइलैंड और मार्ली के लिए मुमकिन है कि वो अपनी गलत फहमियों को डिप्लोमेट तौर पर हल कर सके, लेकिन एरन इससे टाल देता है, बताता है कि हर कोई उन्हें शैतान समझता है। इसलिए वो अपनी पोजीशन को रीअफर्म करते हुए कहते हैं कि पैराडी को पहले वॉर करना होगा ताकि उन्हें और वक्त मिल सके। बाद में एरन कियोमी आजुमा बीटो हिजुरो के नेशन से और पैराडी के हेड्स के दरमियान एक मीटिंग में शामिल होता है, जिसमें उन्हें अलायंस बनाने की बात होती है। जब कियोमी आजुमाबीटो ज़ीक के प्लान पेश करती है कि फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल बाहर की दुनिया को वार्न करने के लिए रंबल करके दिखाएं और टाइटन हिस्टोरिया और उसके ऑफस्प्रिंग को दे दें ताकि वो इसे आने वाले समय तक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, एरन सख्त तरीके से इसे इनकार करता है। 853 में जब वो अपने दोस्तों को ट्रेन लाइन बनाने में मदद कर रहा होता है, एरन परेशान हो जाता है जब हांजी और लीवाई खबर देते हैं कि हिजुरू उनके लिए और एलाइज नहीं ढूंढ पाया है। जब ग्रुप अपना काम खत्म करके घर लौटते हैं, एरन अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ कुछ साल ही बाकी हैं जिंदा रहने के लिए। एरन सोचता है कि उसे टाइटन किसको इनहेरिट करना चाहिए और उसके दोस्त अपने आप को ऑफर करने लगते हैं, लेकिन एरन सख्ती के साथ कहता है कि उसका टाइटन किसी को नहीं जाएगा क्योंकि वो चाहता है कि वो लंबी जिंदगी जिए। लगभग 1 साल बाद फ्लॉक जेलिना की चुपके से एक बार एरन से मिलने की इजाजत देता है। ट्रॉस्ट के फेस्टिवल के दौरान जेलिना ज़ीक का प्लान समझाती है, जिसमें एल्डियन नस्ल को इथेनाइज करने की बात की जाती है और उसके स्पाइनल फ्लूइड को मिलिट्री ऑफिसर्स को खिलाने का प्लान है ताकि वो ज़ीक या एरन को किसी भी कदम का अपोज ना कर सके। बाद में जेलिना एरन को मारले में अकेले जाने से इनकार करती है। एरन को जेलिना से पता चलता है कि ज़ीक उसे मिलना चाहता है और उसकी असली इरादे को लेकर बात करना चाहता है, पारिदी को आज़ाद करने का मकसद में। जेलिना से मुलाकात के बाद एरन फ्लॉक से प्राइवेटली मिलता है और उसे बताता है कि वो चाहता है कि सब ज़ीक के प्लान के साथ चलने का सिर्फ दिखावा करें। फ्लॉक पूछता है कि वो असल में क्या करना चाहता है। जब ज़ीक के साथ मिलकर काम करेंगे तो एरन फ्लॉक को अपना प्लान बता देगा, जिसमें वो फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल करके पैराडी के बाहर से किसी भी इंसान को जान से मार देगा। एरन हिस्टोरिया से मिलता है और उसे आगाह करता है कि मिलिट्री पुलिस वाले ज़ीक को उसे खिलाने का प्लान सोच रहे हैं, उसको सलाह देते हुए कि वो या तो लड़े या तो भागे ताकि वो 9 टाइटन्स में से एक ना बन जाए। हिस्टोरिया एमपीज के खिलाफ होने से इनकार कर देती है, समझाते हुए कि वो पैराडी बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। एरन उससे बाहर की दुनिया की तबाह करने का अपना प्लान बताता है, जिससे हिस्टोरिया खौफजदा हो जाती है। वो एरन को याद दिलाती है कि वो लोग वॉल से बाहर हैं, ज्यादातर का पैराडी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एरन कहता है कि पैराडी के खिलाफ हमले का खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है उन लोगों को मिला देना जो उसके सख्त खिलाफ है। एरन हिस्टोरिया के लिए फाउंडिंग टाइटन को इस्तेमाल करके उसकी यादों को मिटाने की ऑफर करता है अगर वो उसके प्लान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एरन मार्ले के मेन लैंड पर कुछ स्काउट्स के साथ सफर करता है कियोमी से मिलने के लिए। हालांकि उसकी साथी वॉल से बाहर नए एक्सपीरियंस से खुशी महसूस कर रहे होते हैं, पर एरन अंदर से मायूस रहता है और सिर्फ उन चीज़ों पर कमेंट करता है जो वो अपने फादर की मेमोरी से पहचान पाता है। मेन लैंड पर कुछ देर पहुंचने के बाद स्काउट्स एक लड़के से मिलते हैं जो चोरी करने की वजह से पकड़ा गया है और उससे एक पब्लिक लिंचन से बचाते हैं। एरन मार्ले में घूमता है, उससे ये बात खाई जा रही होती है कि जल्द ही वो यहाँ सबको मार डालने की जिम्मेदार बनेगा। एरन याद करता है कार्ल फ्रिट्ज की एल्डियन नस्ल को खत्म करने की ख्वाहिश को। एरन मानता है कि इससे लोग कम मारेंगे और आखिरकार दुनिया को टाइटन से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन उसको ये मंजूर नहीं है। वो लड़का जो पहले पिक पॉकेट करते हुए पकड़ा गया था, उसे देखता है, उसे अब दुकानदारों से मार पड़ रही होती है, लेकिन उसे अपनी मेमोरी से पता होता है कि वो उस लड़के को बचाएगा। वो अपनी आप को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ना करे,
पर और छोड़कर चले जाने पर जानते हुए कि वो रंबलिंग में आखिरकार लड़के को खुद ही मार देगा, लेकिन वो अपने आप को इंटरवीन करने से रोक नहीं पाता। एरन लड़के को उसके गांव तक वापस ले जाता है। अफसोस करता है कि वो फ्यूचर को बदल नहीं सका। इससे पहले कि वो लड़के को छोड़कर जाता, एरन रो पड़ता है और आंसुओं के साथ लड़के से माफ़ी मांगता है, ये जानते हुए कि वो एट्रॉसिटीज़ की जल्द ही खुद अंजाम देने वाला है। लड़का अपने टेंट में लौट जाता है। जैसे ही मिकासा एरन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है, वो अपनी लापरवाही पर मिकासा की तरफ से किए जाने वाले फिक्रमंद रिमार्क्स को टाल देती है। एरन मिकासा से पूछता है कि उसके लिए इतनी फिक्र क्यों करती है, और मिकासा हैरान होकर कहती है कि इसलिए क्योंकि वो फैमिली है। जॉन, आर्मिन, कॉनी और साशा भी उनके साथ शामिल हो जाता है और उनके ग्रुप के लड़के की फैमिली की तरफ से वेलकम किया जाता है, जहां वो रात भर पीकर और हंसी खुशी में गुजारते हैं। सोल्जर्स को पॉलिटिशियन के बीच चल रहे हियरिंग्स में बैठने का मौका मिलता है, जिसमें एल्जियंस पर किए जाने वाले मिसट्रीटमेंट पर बात होती है। जब स्पीकर इधर एल्जियंस पर दिखाए जाने वाले नफरत को पाराजी में रहने वाले एल्जियंस पर रीडायरेक्ट करने की मांग करते हैं, तब एरन चुपचाप मीटिंग छोड़कर चला जाता है। मार्ले मिड ईस्ट वॉर खत्म होने से पहले एरन अपनी खुद की टांग काटकर और आंख निकालकर अपने आप को इंजर होने वाले एल्डियन सोल्जर्स की तरह मार्ले की मिलिट्री पर इन्फिल्ट्रेट कर लेता है। वो लाइबेरियो वापस लौटता है, जहां से वो रनर और वॉरियर उम्मीदवारों को दूर से देखता है और दूसरे घायल और ट्रॉमेटाइज्ड एल्डियन सोल्जर्स के साथ हॉस्पिटल में भेजा जाता है। एक टेरिफाइड सोल्जर की वजह से जमीन पर गिरा दिया जाने के बाद फाल्को ग्राइस उसको उठाने में मदद करता है, जो पॉइंट आउट करता है कि उसने आर्म बैंड गलत बाजू पर लगाया हुआ है। मेंटल हॉस्पिटल में रहते वक्त एरन फाल्को को फिर से देखता है, उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है। वो लड़के से कहता है कि वो अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में झूठे बहाने बना रहा है और असलियत में वो घर वापस नहीं जाना चाहता। एरन पता लगाकर कहता है कि वो 9 टाइटन्स में से एक को इनहेरिट करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। फाल्को परेशान होकर कहता है कि शायद वो इतना हाई स्कोर ना कर पाए टाइटन को इनहेरिट करने के लिए, लेकिन एरन उसे बताता है कि वो एक लंबी जिंदगी का हकदार है और ये मीर के कर्ज को इनहेरिट करने के लिए नहीं। फाल्को बताता है कि असलियत में वो अपने एक दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए टाइटन को इनहेरिट करना चाहता है, जिस पर एरन मार्ले में अपने एक्सपीरियंस पर गौर करने लग जाता है। हॉस्पिटल में अपने आसपास अपाहिज और मेंटली ब्रोकन सोल्जर्स को देखकर एरन फाल्को से कहता है कि वो लोग जो खुद को हेल में धकेलते हैं, वो दूसरे लोगों से अलग हेल देखते हैं, और जिन्होंने खुद को वॉर में धकेला है उसे आगे देखने की ताकत होनी चाहिए, चाहे वो एक और हेल हो या और उम्मीद, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती रहती है। फाल्को एरन से मिलता रहता है, जिसके जरिए वो उसके लिए खत भेजने लगता है। इस दौरान एरन को पता चलता है कि रेनर अभी जिंदा है और फाल्को का सीनियर है। जब फाल्को चला जाता है, हॉस्पिटल के डॉक्टर एरन के पास बैठकर मिलता है और अपने आप को यह बताता है। दोनों फाल्को के बारे में बात करते हैं और यकीन एरन से कहता है कि वो फाल्को से काम करवाना बंद करे, ताकि ग्राइस फैमिली को मिली हुई पीस खतरे में ना डले। एरन येगिर से पूछता है कि उसे अपनी फैमिली का कोई अफसोस नहीं है, जिससे डॉक्टर को मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। टाइबर फेस्टिवल की शुरुआत से थोड़ी देर पहले एरन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, फाल्को से टकरा जाता है और उसे रनर को लेकर आने का कहता है। एरन विली टाइबर की परफॉर्मेंस स्टेज के पास एक बिल्डिंग के बेसमेंट में इंतजार करता है और फाल्को रनर के पास पहुंचता है। रनर के पहुंचते ही वो एरन से पूछता है कि वो मार्ले में क्यों आया है, और उसका कहना है कि वो भी इस वजह से यहाँ है जिस वजह से रनर पाराडी में था। एरन के पास कोई और चुनाव नहीं है। एरन दिखाता है कि वो तैयार रहने के लिए पहले से ही अपना हार्ट काट चुका है अगर ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत पड़े, और एरन कहता है कि वो रनर उसके साथ बैठकर प्ले को सुने। एरन अपनी टांग को रीजनरेट करता है और फाल्को को धोखा देने के लिए माफ़ी मांगता और बताता है कि फाल्को के हाथ से भेजे हुए खत उसकी फैमिली को नहीं बल्कि मार्ले में तैनात उसके एलाइज को पहुंच रहे थे। जब एरन विली का दावा सुनता है कि वो मार्ले के अमन और पीस के लिए खतरा है, तो एरन मानता है कि वो सच में बैड गाय है, लेकिन बताता है कि जब वॉरियर्स ने वॉल मारिया पर हमला किया तब बैड गाइज वो भी बने थे। एरन पूछता है कि रेनर और बाकियों ने वॉल को क्यों तोड़ा, और रेनर बताता है कि उन्होंने इसलिए किया ताकि वो फाउंडर को पकड़कर दुनिया को बचा सके। रेनर पूछता है कि क्या एरन उसे मारने आया था, और एरन मानता है कि मार्ले में अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। वो समझता है कि रेनर किस बेचैनी से गुजरा है जिस वजह से रेनर नीचे गिर जाता है। एरन से मांग करता है कि वो उसे मार डाले। रेनर को खड़ा करने की मदद करते हुए एरन कहता है कि अब उसे समझ आया
कि वो दोनों एक जैसे ही हैं और वो ऐलान करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो अपने दुश्मनों को मिटा नहीं देगा। अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर एरन बिल्डिंग को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है और इसी वजह से लोग मारे जाते हैं और विली को कुचलकर उसे खा जाता है। वो खुद को मिलिट्री के सभी हाई कमांड पर छोड़ देता है और उन्हें मार देता है। जैसे ही एरन तबाही मचा रहा होता है, वॉरहैमर टाइटन सामने आ रहा होता है, लेकिन वो उसके पूरे ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही उस पर हमला करने लगता है। लगता है उसके पास अपर हैंड है जब तक एक हार्डन पिलर उसे छेड़ नहीं देता। वॉरहैमर टाइटन अपनी फॉर्मेशन पूरा करता है और एक हैमर तैयार करके एरन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एरन इस पिलर को तोड़ता है जिसे उसका टाइटन फंसा हुआ होता है, लेकिन ज़मीन भी बार्ब स्पाइक से ढकी होती है जिसे उसे पैरों के उठाने में मुश्किल होती है। एरन अपने टाइटन के हाथों को हार्डन करता है आने वाली कैनन की गोलियों और वॉरहैमर के अगले हमले को रोकने की कोशिश में, लेकिन नाकामी मिलती है और अटैक टाइटन का सर काट दिया जाता है। एरन अपने टाइटन के नेप से बाहर निकलता है और मिकासा को बुलाता है जो वॉरहैमर पर हमला करती है जब बाकी स्काउट रेजिमेंट मार्लियन मिलिट्री पर हमला करती है। वॉरहैमर टाइटन मिकासा के हमले को बर्दाश्त कर लेता है और अपने हार्डन स्किन से एक पाइक को उनकी तरफ फेंकता है। मिकासा अटैक टाइटन की बॉडी से एरन को पकड़कर ले उठती है, पाइक से बचकर। एरन एक प्लान बनाता है वॉरहैमर टाइटन को हरा कर खाने का और मिकासा से उसका ज़्यादा देर तक उसका ध्यान हटाने का कहता है ताकि वो इस पर अमल कर सके। जब मिकासा वॉरहैमर टाइटन से लड़ रही होती है, एरन याद करता है कि टाइटन की बॉडी उसके पैरों से मटीरियलाइज हुई थी, ना कि गर्दन से, और उसको लगता है कि इसकी ह्यूमन बॉडी कहीं अंडरग्राउंड है। अटैक टाइटन में वापस बदलकर वो सड़क पर एक होल देखता है जहाँ से एक लंबी फ्लैश की केबल बाहर निकल रही होती है जो वॉरहैमर टाइटन के पाँव से जुड़ी हुई है। एरन उस पे हाथ डालकर लायरा ताइबोर की क्रिस्टलाइज्ड बॉडी को पकड़ता है, उसके कनेक्शन को काटकर वॉरहैमर टाइटन को डिसेबल कर देता है। जब एरन लायरा ताइबोर को खाने लगता है तब जॉ टाइटन उसके पीछे से आ जाता है और एरन के गले पर काट लेता है। लीवाई की मदद से एरन उसको कुचलता है और उसे अपने पीठ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। एरन का ध्यान नहीं जाता कि वॉरहैमर टाइटन एक नई बॉडी को जनरेट कर रहा है और एरन को ट्री जैसे स्ट्रक्चर पर इम्पेल कर देता है। अब फंसा हुआ एरन अपने हाथ को छुड़ा लेता है और एक बार फिर वॉरहैमर के यूजर को खाने की कोशिश करता है। जब वो क्रिस्टल को बाइट करता है तो वो अपनी टाइटन का जबड़ा सख्त सरफेस की वजह से तोड़ लेता है। एरन अपने बंधे हुए टाइटन फॉर्म से बाहर निकलता है, फौरन दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जॉ टाइटन एरन पर हमला करने के लिए मैदान में दौड़ता है और उसे मारने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। हमले के दौरान एरन उस टाइटन से किए जाने वाले स्लैशेस को ब्लॉक करने के लिए लारा के क्रिस्टल को इस्तेमाल करता है। वो नोटिस करता है कि उसके स्ट्राइक से क्रिस्टल्स में क्रैक्स बन गए हैं। एरन एक प्लान बनाता है लारा तक पहुंचने का जॉ टाइटन के इस्तेमाल से। मिकासा एक अचानक हमले में जॉ टाइटन के पैरों को काट देती है, जिससे एरन उसे पकड़कर डिसेबल कर देता है। फिर क्रिस्टल को उसके मुंह में घुसाकर जबड़े का इस्तेमाल करता है उसे तोड़ने के लिए। वो लारा को कामयाबी के साथ मार देता है। उसकी बॉडी के फ्लूइड्स को निगलकर खुद वो हवा और हैमर टाइटन की पावर दिलवा देता है। वो जॉ टाइटन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक इनकम्प्लीट आर्मर टाइटन के आने से रुक जाता है। एरन रेनर को मुक्का मारता है, लेकिन रेनर जॉ टाइटन को बचा लेता है। एरन अपने टाइटन से बाहर निकलता है और कहता है कि उसके पास रेनर को खत्म करने के लिए ताकत काफी नहीं बची, जिससे मिकासा कहता है कि वो घर वापस चले। जब वो हवाई जहाज तक चढ़ते हैं, एरन रेनर को वादा करता है कि वो फिर मिलेंगे। हवाई जहाज पर पहुंच के एरन को लीवाई मिलता है, जो उसे किक मारता है और उससे बांधने का ऑर्डर देता है। एरन रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन कहता है कि उसके खत में कुछ गलत नहीं था। एरन हवाई जहाज पर जीक और जेलिना के साथ एक कमरे में इंतजार करता है जब जॉन गबी और फाल्को के साथ आता है और कहता है कि गबी ने साशा को गोली मारी है। हाँ जी, एरन को डांटती है क्योंकि उसने स्काउट्स को अपने प्लान के साथ सुलझाने और उसके भरोसे पर धोखा देने के लिए मजबूर किया है। एरन किसी बात का पछतावा नहीं करता और कहता है कि मार्लियन मिलिट्री की लीडरशिप की तबाही ने उन्हें और समय खरीद दिया है। जब कॉनी अंदर आकर बताता है कि साशा की मौत हो गई है, एरन उसकी आखिरी वर्ड्स के बारे में पूछता है। जब पता चलता है कि वो मीट है, एरन हंसने लगता है। पाराडी में लौटने के बाद एरन के अरेस्ट के मुताबिक अंडरग्राउंड सेल में लिया जाता है। जब वो अपने आप को साफ करता है, एरन कहता है कि पाराडी को लड़ते रहना होगा। वॉर फॉर पाराडी आर्क।
हांजी आती है और उससे बात करने से पहले नोट करती है कि एरन खुद से बातें कर रहा है। एरन पूछता है कि हांजी उससे क्यों मिलने आई है और हांजी उसे डांटती है कि उसके हमले से दुनिया को पारोडी के खिलाफ भड़का दिया है। एरन बताता है कि उसने लाइबेरियो में वॉर हैमर टाइटन की पावर चुरा ली है और दावा करता है कि वो कभी भी खुद को छुड़ा सकता है। एरन हांजी को अपने सेल के बाहर से पकड़कर पूछता है कि हांजी उसका क्या बिगाड़ सकती है और पूछता है कि क्या उनके पास कोई और तरीका था कुछ करने का। लगभग उसी समय डैलिस जखरी के ऑफिस में एक बॉम्ब से उनका कत्ल हो जाता है। एरन अपनी टाइटन एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने सेल से आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद एरन यागिरिस से मिलता है जो फ्लॉक और दूसरे रिक्रूट्स में से हैं जो उसके कैद होने के दौरान उसके साथ खड़े हुए थे। एरन ऐलान करता है कि उन्हें ज़ीक को ढूंढना होगा। एरन कमांडर पिक्सिस की प्रपोजल को सुनता है और उसको इनकार कर देता है। वो अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि मिलिट्री के साथ समझौता ना करें। फिर उसके एक फॉलोअर से पता चलता है कि हांजी और उसके दोस्त एक नज़दीकी रेस्टोरेंट में इकट्ठे हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही एरन फ्लॉक को उन्हें बांध कर लेके जाने का ऑर्डर करता है और वो मिकासा, आर्मिन और गाबी से बात करने के लिए बैठता है। एरन एक प्राइवेट कमरे में उनसे बात करता है, दावा करते हुए कि वो सब कुछ अमन के साथ सुलझाना चाहते हैं। आर्मिन पूछता है कि क्या ज़ीक और जेलिना ने उसे अपनी तरफ शामिल होने के लिए मनाया है, लेकिन एरन उसकी बात को टाल देता है और दावा करता है कि जो कुछ भी उसने किया है वो उसकी ख्वाहिश थी। मिकासा एरन को समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी की कंट्रोल में है। एरन इस बात को इग्नोर करता है। एरन आर्मिन को बता देता है कि वो जानता है कि आर्मिन एनी को बार बार मिलने जाता था और बर्ट होल्ड की एनी के लिए रखी गई मेमोरीज उस पर अनजाने में असर कर रही हैं। जब मिकासा आर्मिन को डिफेंड करती है तो एरन कहता है कि उसको मिकासा की फैमिली लिनिएज के बारे में ज़ीक से पता लगा है और कहता करता है कि जिस वजह से सिर्फ मिकासा उसके साथ रही वो इसलिए थी क्योंकि ये इसको अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करने का इंस्टिंक्ट था। वो समझता है कि आखिरमैन जब एक बार जाग उठते हैं वो अक्सर अचानक सर दर्द का शिकार रहते हैं क्योंकि उनका ट्रू सेल्फ अपने रिकग्नाइज्ड होस्ट को प्रोटेक्ट करने की अर्ज से लड़ रहा होता है। वो दावा करता है कि जिस दिन उसने मिकासा को उसके किडनैपर से बचाया था उस दिन असल मिकासा मर चुकी थी। एरन बताता है कि उसने मिकासा जैसे लोगों से हमेशा नफरत की है, वफादार नौकर जो कुछ नहीं कर सकते सिवाय हुक्म को मानने के। आर्मिन एरन पर हमला करता है लेकिन मिकासा अचानक आर्मिन को पकड़ के उसे टेबल पर गिरा देती है। आर्मिन फिर भी उसे मुक्का मार पाता है और एरन इसका जवाब उसे बुरी तरह मार कर देता है। वो ऑर्डर देता है कि उसको और गोभी को ले जाए और उन्हें ले जाते समय उसको गुस्सा आता है जब आर्मिन उसे गुलाम कहता है। एरन गाबी के सेल में जाता है और उसे फैल्को को बचाने में मदद करने के लिए ऑफर करता है। बदले में वो उसे मार्ले के किसी भी जासूस को ढूंढने के लिए मदद करने का कहता है। एरन को हैरत होती है जब उसका एक सोल्जर दूसरे के गले पर चाकू मारकर उस पर अपनी पिस्टल से निशाना बनाती है। पीक की धमकी पर एरन असर नहीं दिखाता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसका मिशन है कि वो उससे जिंदा पकड़े। लेकिन पीक कहती है कि वो उसको ज्वाइन करना चाहती है। एरन उसकी रातों पर यकीन ना करते हुए अपनी उंगली पर चोट लगाकर ऑर्डर करता है कि वो अपने आप को एरन और येगरिस्ट के सामने साबित करे। जब पीक दूसरे इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में बताने की पेशकश करता है, एरन अपनी उंगली को हील कर लेता है और पीक और गाबी को एक साथ हैंडकफ करने का ऑर्डर देता है। छत पर वो अपने आप को दोबारा चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है और पीक से कहता है कि वो अपने साथ इन्फिल्ट्रेटर्स को बता दे। वो एरन पर इशारा करती है और जॉ टाइटन एरन पर हमला करके उसकी दोनों टांगों को ले उतारता है। ट्रांसफॉर्म करके एरन मैरिलिन एयरशिप्स की एक फ्लीट को उनकी लोकेशन के नजदीक आते हुए देखता है। एरन और जॉ टाइटन्स आपस में लड़ते हैं जब तक कि जॉ टाइटन रिट्रीट नहीं कर लेता। एरन हैरान होता है कि लाइबेरियो पर हमले के बाद मार्ली ने इतनी जल्दी काउंटर अटैक करने का फैसला किया है। जेलिना के कहने के बावजूद कि वो अंडरग्राउंड से भाग निकले, एरन अकेले मार्ली के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। जब वो देखता है कि रेनर्ड एयरशिप से पैराशूट करते हुए आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो एरन ये समझ जाता है कि वे वही है जिसकी वजह से मार्ले ने लाइबेरियो हमले का जवाब इतनी जल्दी से देने का फैसला किया है और दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुरू में एरन अपने सुपीरियर फाइटिंग स्किल और हार्डनिंग एबिलिटी से रैनर के आर्मर प्लेट को तोड़ देता है।
रेनर थोड़ी देर के लिए एरन को स्टन कर देता है और जॉ टाइटन एरन को पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एरन वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटी को इस्तेमाल करके उन्हें रोक देता है। एरन के सर पे मार्ले की एंटी टाइटन आर्टिलरी से गोली लगती है, जिसकी वजह से उसके मोटर स्किल्स काफी खराब हो जाते हैं। एरन और स्पाइक्स बनाकर जॉ टाइटन के हमले रोक पाता है, लेकिन उसके सर पर दूसरी बार भी गोली लग जाती है। एरन बेहोश हो जाता है और रेनर का हमला डॉज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जमीन से निकले स्पाइक्स में से एक एरन को लग जाता है। इसके बावजूद वो तीसरे स्पाइक का सेट बनाने में और रेनर को फिर से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। जब जॉ टाइटन उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो एरन उसके सामने से मार गिराता है। एरन रेनर को रोकने की कोशिश करता है और उसके जबड़े को तोड़ पाता है, लेकिन रेनर एरन को इनकैपेसिटेट करने में कामयाब हो जाता है, जब तक कि जीक वॉल के ऊपर से एक प्रोजेक्टाइल फेंककर एरन को बचा नहीं लेता। जीक के आने के साथ एरन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, इस उम्मीद के साथ कि वो फाउंडिंग टाइटंस की पावर को एक्टिवेट कर लेगा, जब तक जीक मार्ले के वॉरियर्स को रोके रखता है। एरन फिर से जॉ टाइटंस के हमले का सामना करता है, लेकिन उसको आसानी से हरा देता है। टाइटन के सर और नेप को बार बार मारता है, लेकिन ये उसको इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि एक और बार एंटी टाइटन आर्टिलरी की गोली उसके सर में छोड़ दी जाती है और रेनर उसके पास पहुंचकर उसके साथ ग्रैपलिंग शुरू कर देता है। लड़ाई कुछ समय के लिए रुक जाती है जब कॉल्ट और फैल्को पहुंचते हैं और रिवील करते हैं कि फैल्को ने गलती से जीक के स्पाइनल फ्लूइड को निगल लिया है। जीक पर कोई असर नहीं होता और वो चला देता है और एक ट्रांसफॉर्म फैल्को को रेनर पर हमला करने का कहता है। फैल्को का प्योर टाइटन रेनर को एरन से छुड़वाने के लिए काफी साबित नहीं होता, तो एरन अपने टाइटन से निकलकर पैदल जीक की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई तक पहुंच सके, एक एंटी टाइटन आर्टिलरी राइफल के ब्लास्ट से एरन के सर उतर जाता है। जैसे ही उसका सर उसके भाई के हाथ में आ जाता है, एरन अचानक खुद को एक अनजान जगह में रोशनदार पिलर के सामने खड़ा पाता है। वहाँ वो बंधे हुए जीक से मिलता है, जो एरन को बताता है कि वो कोऑर्डिनेट में खड़े हैं। जीक समझता है कि वो उन दोनों को इस अनजान जगह में ले आया है, एरन के मारे जाने के कुछ लम्हों से पहले उसके सर को छू लेने से। एरन देखता है कि एक छोटी सी लड़की उनकी तरफ आ रही है और जीक उसे बताता है कि वो लड़की यमीर फ्रिट्स है। जीक उसे कहता है कि यमीर को अपने कंट्रोल में लेकर उनके प्लान की शुरुआत करें, जिसमें सभी एल्डियंस को इथोनाइज किया जाए। लेकिन एरन पूछता है कि वो क्यों ऐसे जंजीरों में बंधा हुआ है। जीक समझाता है कि ये जंजीरें कार्ल फ्रिट्ज की कसम थी, रॉयल ब्लड रखने वालों को अपनी मर्जी करने से रोकने के लिए, और एक बार फिर एरन से कहता है कि वो उनके प्लान को शुरू करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन एरन बताता है कि उसका जी के प्लान को पूरा करने का इरादा कभी नहीं था और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो फाउंडर की पावर हासिल कर सके। एरन यमीर के पास जाता है और उसे उसकी पावर पर कंट्रोल करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। एरन के होश उड़ जाते हैं जब जीक बताता है कि जब वो एरन को इस अनजान जगह पर आने का इंतजार कर रहा था, उसने कार्ल फ्रिट्ज की कसम को मिटाने के तरीका ढूंढ लिया है और यमीर सिर्फ रॉयल ब्लड रखने वाले लोगों की सुनती है। जीक एरन को जंजीरों से बांध देता है और समझाता है कि ग्रिशा ने उसे ब्रेन वॉश कर दिया हुआ है। एरन के प्रोटेस्ट करने के बावजूद जीक एरन से वादा करता है कि वो उसे आज़ाद कर देगा और उसे ग्रिशा की जिंदगी की मेमोरीज दिखाने लग जाता है। जीक एरन को ग्रिशा की पारादी पर मुश्किल से जिंदगी गुजारने वाले लम्हों पर लेकर जाता है, बताते हुए कि कैसे ग्रिशा ने अपने डॉक्टर की पोजीशन का फायदा उठाया रॉयल फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, इस बात के बावजूद कि वो अपनी नई फैमिली को रिस्क में डाल रहा है। एरन को इन मेमोरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता, बस हैरान था जब उसे पता चला कि ग्रिशा ने रीस स्टेपल को सालों पहले ही ढूंढ लिया था, उन पर हमला करने से पहले, और उस दौरान भी जीक के बारे में सोचा था। पाराजी होने के बावजूद जैसे ही जीक को हैरत हो रही होती है कि उनका फादर अभी भी उसके बारे में फिक्रमंद था, जब एरन अगली मेमोरीज पर चला जाता है। जब एरन और जीक ग्रिशा की मेमोरीज में आगे बढ़ते हैं, जीक पूछता है कि अगर एरन को ग्रिशा ने ब्रेन वॉश नहीं किया था तो फिर उसने धोखा क्यों दिया। एरन जवाब देता है कि वो हमेशा के लिए यही मानता आया है कि वो उनकी आज़ादी छीन लेगा जो उसकी अपनी आज़ादी के खिलाफ खड़े हैं। फिर एरन और जीक ग्रिशा की मेमोरी में जाते हैं, जहाँ ग्रिशा लिख रहा है कि वॉल्स के बाहर इंसानियत खत्म नहीं हुई है, और दोनों को हैरत होती है जब ग्रिशा जीक को एक लम्हे के लिए देख पाता है। एरन और जीक ग्रिशा की मेमोरी के उस दिन में जाते हैं जब ग्रिशा ने फाउंडिंग टाइटन को रीस फैमिली से चुरा लिया था।
जब वो अपने फादर और फ्रीडा रीस के बीच की बातचीत को देख रहे होते हैं, एरन फ्रीडा के दावों से उकता जाता है कि जब वो कहती है कि एल्डियंस को अपने एंसेस्टर्स के गुनाहों की वजह से दुनिया की सजा भुगतनी होगी। ग्रिशा फाउंडिंग टाइटन को रीस फैमिली से चुरा लेने का दावा करने के बावजूद वो अपने आप को ऐसा करने पर नहीं ला पाता। एरन गुस्सा हो जाता है जब वो देखता है कि उसके फादर अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं कर पा रहा है। एरन अपने फादर को रेस्टोरेशनिस्ट और फे के बारे में याद दिलाते हैं, जिससे ग्रिशा फैमिली पर हमला करने के लिए हिम्मत कर लेता है। सीक उन दोनों को प्रेजेंट में लौटा देते हैं, एरन को कहने के बावजूद कि उन्होंने अभी ग्रिशा की आखिरी मेमोरीज नहीं देखी। एरन बताता है कि 4 साल पहले उसने अपने फ्यूचर की मेमोरीज की एक झलक देखी थी जब वो ग्रिशा की मेमोरीज में झांक रहा था। सीक डर में आकर यमीर को ऑर्डर करता है कि वो सब्जेक्ट्स ऑफ यमीर को स्टरलाइज करते हैं। जीक के प्लान को बेताबी से रोकने के लिए एरन जंजीर से छुटकारा पाने के लिए अपनी उंगलियों को शैकल से गुजारने के लिए तुड़वा लेता है और यमीर को रोकने की कोशिश में दौड़ता है। वो उससे गले लगाकर कहता है कि वो उसे अपनी पावर देगा ताकि वो दुनिया ख़त्म कर सके, वादा करते हुए कि वो उसे फोर्स नहीं करेगा मदद के लिए। कहता है कि वो ना तो कोई स्लेव और ना तो कोई डीटी, वो सिर्फ एक इंसान है और उसके पास चूज करने का राइट है कि अगर वो कोऑर्डिनेट में हमेशा के लिए रहना चाहती है या उसकी मदद करके ये सब कुछ ख़त्म कर सकती है। सीक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एरन यमीर से पूछता है कि क्या वो ही थी जो उसे कोऑर्डिनेट तक लाई थी, और सोचता है कि वो उसका 2000 साल से इंतज़ार कर रही थी। शिगानशीना में एरन की बॉडी फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे ही शिगानशीना की वॉल्स गिरकर टूटना शुरू हो जाती हैं, फिर वो फाउंडर की पावर का इस्तेमाल करके टेलीपैथिकली सारे सब्जेक्ट्स ऑफ यमीर से बात करता है। वो बताता है कि वॉल्स की हार्डिंग ख़त्म हो गई है और दावा करता है कि वॉल टाइटन्स आइलैंड से बाहर सभी जानदारों जातियों को ख़त्म कर देंगे। एरन और इसके टाइटन्स मारने की कोस्ट पर पहुंचते हैं, जिसको ग्लोबल एलाइड फ्लीट गार्ड कर रही होती है। लेकिन फ्लीट एरन के कोलोसल टाइटन्स के सामने बेहद कमज़ोर साबित होती है और उन्हें फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता है। मार्ले की लैंड आर्टिलरी भी आगे बढ़ते हुए टाइटन्स को रोकने में नाकामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से सोल्जर्स ऊंचाई पर वापस लौट जाते हैं। जब उसके टाइटन्स मार्ले की तबाही शुरू करते हैं, एरन अपनी मॉम की मौत को याद करता है, तो वो दुनिया के हर आखिरी एक दुश्मन को ख़त्म करने की ख्वाहिश को दोहराता है। जैसे ही वो फोर्ट सॉल्टा की तरफ बढ़ता है, एरन पास में मिकासा, आर्मिन, जॉन, कॉनी, लीवाई, ब्रेनर और पीको लाता है ताकि वो उनसे बात कर सके। उसके फॉर्मर साथी उसे रंबलिंग रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन एरन उन्हें कहता है कि उसका कोई इरादा नहीं है रोकने का। वो उन्हें बताता है कि वो दुनिया की आज़ादी छीन लेगा ताकि वो खुद अपनी हासिल कर सके, लेकिन वो वादा करता है कि अपने प्लान्स को नाकाम बनाने के लिए अलायंस की आज़ादी से इनकार नहीं करेगा। लेकिन एरन दुनिया को तबाह करने के अपने इरादे को मजबूत बताता है और किसी भी शर्त पर समझौता करने से इनकार करता है और कहता है कि अब सिर्फ एक ही चीज़ उसे रोक सकती है और वो है उसकी मौत। फोर्ट सॉल्टा से मार्ले के हवाई जहाज़ एरन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में लॉन्च होते हैं और उसके टाइटन पर बॉम्ब गिराना शुरू हो जाते हैं। जवाब में एरन 20 टाइटन को भेजता है उन्हें शूट करने के लिए। एरन और 20 जल्द से जल्द हवाई जहाज़ों से निपट जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही 20 टाइटन के प्रोजेक्टाइल से बचकर सीधे एरन तक पहुंचते हैं, उसे लड़ने के लिए जुट जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है, एरन अपने दोस्तों को पास में बुलाता है, हर एक से बात करने के लिए। वो हर एक से अपनी असली इरादों का इजहार करता है, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनने का इरादे का, ताकि वो उसे मार सके और पाराडी के बाहर की नेशंस की फेवर जीत सके। वो भी जाहिर करता है कि उसकी मौत से परमानेंट तौर पर टाइटन्स की पावर मिट जाएगी, जिसकी वजह से कॉनी की मॉम जैसे सारे एल्डियन जो पूरे टाइटन्स के फॉर्म में फंसे हैं वापस इंसान बन जाएंगे। जब एरन मिकासा से बात करता है, वो उसे एक पास की ज़िंदगी में ले जाता है जिसमें वो एक साथ भाग जाते हैं और मार्ली में सुकून और अकेले में अपने बाकी ज़िंदगी गुजारते हैं। थोड़ी देर साथ गुजरने के बाद एरन मिकासा से कहता है कि उसकी मौत के बाद उसे भूल जाए। जब एरन आर्मिन से बात करता है, वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है निकोलो के रेस्टोरेंट में, लेकिन आर्मिन कहता है कि उसे मिकासा से माफ़ी मांगने की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। आर्मिन परेशान है कि दुनिया एरन के किए हुए कारनामों का बदला लेने की कोशिश करेगी, लेकिन एरन बताता है कि वो 80% दुनिया की आबादी को मिटा चुका है, जब तक उसे कोई रोक नहीं सकता।
और नेशंस आने वाली फ्यूचर में कोई हमला नहीं कर पाएंगे। आर्मिन कोशिश करता है कि एक बेहतर तरीके से हो सकता था, लेकिन एरन उसके प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज करता है और आर्मिन से कहता है कि उसके साथ चले। एरन आर्मिन को एक वोल्केनो तक ले जाता है ताकि वो उसे बचपन में पड़ी लिक्विड फायर दिखा सके, यानी लावा। एरन आर्मिन को बताता है कि उसे समझ में आया है कि यूमिर फ्रिट्ज कहीं सदियों बाद भी वो रॉयल फैमिली के गुलाम रहने की वजह इसलिए थी क्योंकि वो अपनी असली मास्टर से प्यार करती थी, उसके हाथों अब्यूज़ बर्दाश्त करने के बावजूद। हालांकि वो येमी को पूरी तरह से समझता नहीं है। उसको मालूम है कि वो मिकासा ही थी जिसने उसे गुलामी से आज़ाद किया था। एरन कहता है कि उसे पता नहीं कि मिकासा येमी के लिए क्यों ज़रूरी है, बस यही समझता है कि उसने जब से अपने फ्यूचर की मेमोरी देखी है वो सब कुछ इसलिए किया था ताकि मिकासा येमी को आज़ाद कर सके। जब वो अपने किए हुए सभी कामों को याद करता है, एरन आर्मिन से कहता है कि वो अब साफ तौर पर सोच नहीं पाता है क्योंकि इसके दिमाग में पास्ट और फ्यूचर की यादें एक साथ मिलकर उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। वक्त के बारे में इसके बिगड़े हुए पर्सपेक्टिव की वजह से वो इस बात को इंश्योर करने के लिए अपने एक्शंस पर मजबूर है ताकि हिस्ट्री उसी तरह गुजरे जिस तरह उसको याद है, यहाँ तक कि अपनी पावर्स को इस्तेमाल से वक्त में पीछे जाकर डियाना फ्रिट्ज के टाइटन को इन्फ्लुएंस करने के वो उसकी मॉम को खा ले। आर्मिन एरन को समंदर देखने के लिए ले जाता है और उससे पूछता है क्या उसको लगता है कि मिकासा उसके बगैर रह सकती है। एरन कहता है कि उसे नहीं पता और आर्मिन उसे मुक्का मार देता है। उससे गुस्सा आ रहा होता है कि जिस तरह एरन मिकासा को ट्रीट कर रहा था। आर्मिन एरन का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि मिकासा उसको जल्दी भूल जाएगी और एरन आखिर में परेशान हो जाता है और मान लेता है कि वो नहीं चाहता मिकासा किसी और के साथ हो, बस उससे ही प्यार करे। अपने आप को संभालने के बाद एरन साफ कह देता है कि वो मरना नहीं चाहता। आर्मिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जिंदा रह सकता है, लेकिन एरन उसे याद दिलाता है कि दुनिया कभी भी उसके किए हुए कामों को माफ नहीं करेगी। जब उनके सामने एक लाशों से भरा लैंडस्केप आता है, एरन मान लेता है कि अगर उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश ना करते तो वो तब भी रंबलिंग को जारी रखता। आर्मिन जानना चाहता है कि क्यों, लेकिन एरन कहता है कि उसे नहीं पता। एरन आर्मिन को बताता है कि वो अपनी मौत तक के लिए उसकी यादें टेम्पररी मिटा रहा है और आर्मिन उसे एक सीशल देता है उसका शुक्रिया कहते हुए जो कुछ उसने पाराडी के लिए किया है। दोनों गले मिलते हैं और एरन आर्मिन को कहता है कि वो पूरे भरोसे के साथ यकीन रखता है कि आर्मिन उसकी मौत के बाद ह्यूमैनिटी को बचा लेगा। फोर्ट सोल्टा से मार्ले के हवाई जहाज एरन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में लॉन्च होते हैं और उसके टाइटन पर बॉम्ब गिराना शुरू हो जाते हैं। जवाब में एरन 20 टाइटन को भेजता है उन्हें शूट करने के लिए। एरन और 20 जल्द से जल्द हवाई जहाज़ों से निपट जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही 20 टाइटन के प्रोजेक्टाइल से बचकर सीधे एरन तक पहुंचते हैं और उससे लड़ने के लिए जुट जाते हैं। जैसे ही उसके दोस्त उसकी नेप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि इसको तबाह कर सके, एरन और यूमिर और ज़्यादा टाइटन्स जनरेट करने लग जाते हैं उसकी कमर पर उसको डिफेंड करने के लिए। इसके बावजूद सोल्जर्स आखिरकार एरन की नेप तक पहुंच ही जाते हैं और उसे फाड़ देते हैं। उसके टाइटन के सर की बॉडी अलग कर देते हैं। आर्मिन फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने टाइटन में उसको मारने के लिए। इसका असर नहीं होता है और एरन का सर एक नई कोलोसस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने मार्च को जारी रखने के लिए। उसके सामने आर्मिन आता है जो उसके कोलोसस टाइटन के साथ हैंड टू हैंड फाइट का चुनाव करता है। फिर से एरन बेहतर लड़ने वाले साबित होता है दोनों में से, लेकिन आर्मिन उसे इतना इमोबिलाइज कर पाता है कि मिकासा उसके टाइटन के मुंह में एंटर कर लेती है और एरन को उसके सर और स्पाइन से अलग करके उसे मार देती है, उसे किस करके अलविदा करने से पहले। उसकी मौत के बाद मिकासा और आर्मिन तय करते हैं कि एरन के सर को शिगानशीना डिस्ट्रिक्ट के बाहर उसके पसंदीदा पेड़ के नीचे दफनाया जाए और वहाँ एरन के लिए एक छोटी सी कब्र बनाई जाती है जिसके पास मिकासा बरसों बाद भी जाना जारी रखती है। वीडियो को पसंद किया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको नया कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली बार तक पीस आउट।